कि जनरली लोग क्या है, एक स्टेबल सिक्योर इनकम चाहते थे। किसान का बेटा किसान क्यों नहीं बनना चाहता? बोले पैसा ही नहीं बन रहा, मैं शहर में जाके पियोन बन जाऊंगा। लोग का नोशन है कि खेती में पैसा पैसा नहीं नहीं है। हमने बोला पैसा है ना, आप जुड़ो तो सही हमारे साथ। मैं है। खेती एग्रीकल्चर, दे डोंट फाइंड एग्रीकल्चर ग्लैमरस। लोग को लगता है कि यार खेती क्या है, गरीब लोग करते हैं, लेबर करते हैं। इंडियंस के साथ क्या है, इंडियंस क्या है जनरली ट्रेडिंग माइंडसेट के होते हैं। सो Trading, इफ यू हैव अ पर्सन, अ चाइनीज एंड इंडियन इन फ्रंट ऑफ यू एंड यू आस्क हिम कि आई नीड दिस पेन, ठीक है, तो आप चाइनीज से पूछोगे तो चाइनीज विल गिव यू एन आंसर, आपको कितनी यूनिट चाहिए, मैन्युफैक्चर कर लूंगा आप बताओ कितनी यूनिट चाहिए, मैं उस हिसाब से प्राइस लगाऊंगा। इंडियन विल गिव यू, मार्केट में तो 7-10 रुपए का बिक रहा है, मैं आपको आप 12 में बताओ मैं दूंगा। 12 या 8 में दूंगा या 12 में दूंगा, राइट। Correct. इस चीज़ से पैसा कम। Correct. तो अब उसी से पैसा कमाना है, और एक तो ज़्यादा पैसा कमाना है क्योंकि परिवार भी पालना है। क्योंकि एवरेज फार्मिंग की अगर आप बात करोगे तो वो 60 से 80 हज़ार रुपये कमाता है साल भर के, जिससे किसी का घर नहीं चलेगा। बस 60 से 80 हज़ार क्योंकि बाजरा, फ्रेंकली ये चीज़ बताऊँ, ओपनली ये ट्रांसपेरेंटली ये चीज़ बताऊँ, तो जो लोग बोलते हैं कि हमारे तो कॉस्ट भी रिकवर नहीं हो पा रही, मैं सच्ची में मैं ये चीज़ नहीं मान सकता, क्योंकि मेरी कॉस्ट हमेशा रिकवर हुई है। एफडी से ज़्यादा रिटर्न्स हैं, लेकिन स्टॉक मार्केट से कम रिस्क है। बस यही 2 लाइन है और कुछ नहीं। स्टॉक मार्केट से रिस्की है वैसे, अगर टेक्निकली आप क्रॉप टू क्रॉप देखोगे तो स्टॉक मार्केट से भी ज़्यादा वॉलेटाइल है एग्रीकल्चर का मार्केट। एआई इज़ द फ्यूचर इन इंडिया ऑल्सो एंड बाहर भी ऑल्सो। इंडिया फार्मिंग में यूज़ नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो पा रहा? ये वैसा ही है। इट इज़ रियली गुड एज अ इंडस्ट्री कि अगर आप किसी कंपनीज में जॉब करने की सोचते हो, ये सोचते हो, तो इट इज़ हैविंग मोर पोटेंशियल देन दैट। दोस्तों, भारत में अगर आप देखो तो यंग एंटरप्रेन्योर्स का नंबर काफी छोटा है। हमारे आज के मेहमान उन कुछ गिने चुने यंग एंटरप्रेन्योर्स में से एक हैं। इनसे बात कर कर मैंने ये सीखा कि इनकी स्ट्रेंथ है इनकी लॉजिकल और एप्टीट्यूड थिंकिंग में। कैसे ये स्टार्टअप वर्ल्ड से आकर एग्रीकल्चर में घुसे और एक ऐसा सिस्टम क्रिएट किया जहां इन्वेस्टर, किसान और बिजनेस ओनर सबका हारना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। अगर आप जानना चाहते हैं कि घर बैठे बैठे आप एग्रीकल्चर में स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने की तरह कैसे पैसे कमाएं, अगर आप एग्रीकल्चर के बारे में बहुत सारा आइडियाज प्राप्त करना चाहते हैं, तो इस एपिसोड को एंड तक जरूर देखें। मैं प्रॉमिस करता हूं आप बाद में आके मुझे थैंक यू जरूर बोलेंगे, क्योंकि आपको इतने सारे नए आइडियाज मिलेंगे। एज ऑलवेज, अगर आप एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हो इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, या एक किसान, या किसी को जानते हो who has a success story worth sharing and which people can learn from, तो मुझे reach out करिए in the email ID mentioned in the description. Presenting to you Mr. Rituraj Sharma on AgriTalk. ऋतुराज भाई, वेलकम टू एग्री टॉक। थैंक यू। क्या हाल चाल है, कैसे हो आप? बहुत बढ़िया, बिल्कुल। काम धाम कैसा चल रहा है? मजे चल रहे हैं, खेती चल रही है बढ़िया से। फर्स्ट क्लास। मैंने आपको जब देखा सबसे पहली बार, मैंने लिंक्डइन पे देखा। मैं 3 महीना पहले एकदम लिंक्डइन पे एक्टिव हो गया, और साथ ही साथ एक और कोई आदमी था जो एक ही बार से बहुत सारे पोस्ट डालने लगा था लिंक्डइन पे, और वो थे आप। एंड आपकी पोस्ट देख के मैं सोचा कि एग्रीकल्चर में यंग एज के हम कई सारे एंटरप्रेन्योर्स नहीं देखते हैं, राइट? तो मैं आपसे सबसे पहले तो ये समझना चाहता हूँ कि आप एग्रीकल्चर, खेती, किसानी में कैसे टपक गए? व्हाट वाज योर जर्नी? क्या आप डे 1 से सोचते थे कि हाँ मैं किसी दिन एग्रीकल्चर में होऊंगा? कि जस्ट टेल अस अबाउट योर जर्नी, कैसे आप आए? श्योर। सो ऐसा नहीं बोल सकते कि मैं पहले डे 1 से ऐसा सोच रहा था। एंड मेरा ये मानना भी है, क्या होता है कि आपका पैशन या आपकी जो नीड है या सिस्टम जो आप बनाना चाह रहे हो फ्यूचर के लिए, वो धीरे धीरे इवॉल्व भी होता है। आई स्टार्टेड ऑफ विद दिस जर्नी, मैं इसको क्रेडिट दूंगा सोलर को। ओके, सो आई स्टार्टेड विद अ सोलर एंटरप्रेन्योरशिप। उसके अंदर हम क्या करते थे, एचएनआई से मनी पूल करके वी पुट अप लाइक कमर्शियल सोलर लगाते थे एंड पावर परचेज एग्रीमेंट्स के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी सेल करते थे, राइट? दैट्स वेयर आई रियलाइज्ड दैट ऑल दीस एचएनएस हैव एग्रीकल्चर लैंड्स विद देम। सबके पास लैंड था, सबके पास लैंड था मेरे केस के अंदर। तो एंड दीज पीपल वर टेलिंग मी कि आप ऐसा करो, मेरी लैंड पे क्यों नहीं एग्रीकल्चर कर लेते या सोलर लगा देते, सोलर लगा देते। तो बात वहाँ से शुरू हुई। मैंने कहा अभी आप क्या करते हो? तो मैं अभी तो हम रेवेन्यू शेयर पे या बटाई पे दे देते हैं। राजस्थान में हमारे बटाई का कॉन्सेप्ट चलता है, कोई किसान आता है उनकी खेती कर जाएगा। लेकिन वहाँ पे उनको चैलेंज क्या आता था कि देयर वाज नो विजिबिलिटी, पता नहीं है कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, माल कहाँ जा रहा है हमारा, राइट। तो और हर बार इन मोस्ट ऑफ द केसेस वो जो किसान होता था या जो आपके साथ रेवेन्यू शेयर पे उनके वहाँ पे काम कर रहा था, तो सीजन के एंड में आके वही बोलता था कि साहब मारो तो घाटा लग गयो, इस बार पता नहीं बारिश ज़्यादा हो गई थी, इस बार पैसा को नहीं मिलो, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। तो कुछ ना कुछ रीजनिंग दे देते थे। कैसे ट्रेस करोगे? आपको पता ही नहीं चलेगा, राइट। एंड दे आर लिविंग लाइक, हो सकता है कुछ लोग दिल्ली में रह रहे हैं, कुछ लोग मुंबई में रह रहे हैं, पर लैंड राजस्थान में है, तो कौन देखने जाएगा? एंड दीज पीपल आई आल्सो लाइक, चलो ठीक है, लैंड की थोड़ी सी सिक्योरिटी है, क्लीनिंग होती रहती है, एंड समवन इज देयर टू लाइक टेक केयर ऑफ दैट। ठीक है, तो वो भी बोलते हैं कि ठीक है तू 2 बोरी सरसों घर के लिए रख जा,
तेल भिजवा देना, बाजरा भिजवा देना, ठीक है। तो दैट्स हाउ द डायनेमिक्स वर देयर समझ बिटवीन गया, दोस समझ गया। पीपल। वी गॉट इनटू पिक्चर, हमने बोला कि सर आपको ये विजिबिलिटी नहीं आ रही है, एट द एंड यू आर अ बिजनेसमैन, यू अंडरस्टैंड मॉनेटरी डायनेमिक्स, आपको ये समझ में आता है इकोनॉमिक्स और ये सब चीज़ें। तो लेट्स से कि जैसा मैं आपको सोलर के अंदर फिक्स रिटर्न पावर परचेज एग्रीमेंट के थ्रू दे रहा था, मैं अगर आपको आपको फिक्स रिटर्न लीज के फॉर्मेट में देने लगे और एडवांस दे। किसानों के साथ एक और प्रॉब्लम ये थी कि वो सीजन के एंड होने के बाद दे रहे थे। बाद आप- वो भी फसल बिक के पैसा आने के बाद, उसमें भी कोई श्योरिटी नहीं थी। आप बोल रहे थे कि हमने मैं आपको एडवांस पहले दे ही देंगे, एडवांस दे देंगे 6 मंथली। बढ़िया। सो वी टुक ओवर द रिस्क ऑफ क्रॉप्स, हमने हमारे लेवल पे ले लिया। और उस समय हमने शुरुआत करी थी खैर हाइड्रोपोनिक्स से, आज से अच्छा। 6-7 साल पहले। आपने स्टार्ट ही किया हाइड्रोपोनिक्स से? हाइड्रोपोनिक्स से क्या बात है, लोग क्योंकि- हमेशा कहते हैं कि पहले ओपन फील्ड करो, ये करो, फिर हाइड्रोपोनिक्स पे जाओ। नहीं तो हमारे कनेक्शन थे ना जिनके पास पैसा था, समझ उन्हें लग स्टार्ट हो गई। एंड लकीली, आई वुड से लकीली ओनली बिकॉज़ आई डोंट कम फ्रॉम एग्रीकल्चर बैकग्राउंड, लकीली हमारा हाइड्रोपोनिक जो है वो सक्सेसफुल भी हो गया। फिर मुझे समझ में आया कि खेती रॉकेट साइंस नहीं है। इफ यू फॉलो राइट प्रैक्टिसेस, आपके पास पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस जो बना हुआ है, अगर आप टाइमली फॉलो करते जाओ, सब चीजें कंट्रोल करते जाओगे तो रिजल्ट आ जाएगा। एंड हाइड्रोपोनिक्स पर से इज ऑलरेडी अ वेरी कंट्रोल्ड सिस्टम। इसके सब चीज आपको पता है, आप सॉइल का टेंपरेचर का कंट्रोल करते हो, हां सब चीज, आप सारी चीज बना के चलते हो। एंड सो वी गॉट सक्सेस ओवर इट। हमें नेशनल लेवल अवार्ड मिल गया जयपुर की गर्मी में स्ट्रॉबेरीज ग्रो करने के लिए। जयपुर में स्ट्रॉबेरी with hydroponics and that too in summers. So we were like only the fresh strawberry suppliers all over India at that point of time. वो बात अलग है, उस समय हमने बेचा जयपुर के रीजन में ही था क्योंकि थोड़ी सी उगाई थी हमने, लेकिन वहाँ से ये जर्नी शुरू हुई। दैट टाइम इट गॉट क्लिक टू मी, यार ये बिजनेस बहुत अच्छा है, आराम से चीज़ें करो, चीज सीड डालना है, पौधा लगाना है, फल आ ही जाएगा। अगर आपके पास नॉलेज है और सब चीज़ है तो पौधा तो रिजल्ट देगा ही देगा। करेक्ट। एंड नोबडी इज फोकसिंग ऑन द फार्मिंग पार्ट ऑफ इट, एवरीबडी वाज ट्राइंग टू डेवलप अ सप्लाई चेन और बिजनेस अराउंड इट। हमारे पास भी यही अपॉर्चुनिटी आई थी। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी बताता हूँ। स्ट्रॉबेरीज और ये वाली चीज़ें तो सब सुन के सबको मजा आता है, सबको पता है कि ये बिक भी रहा है, लेकिन एक और पर्टिकुलर पैरेलल पार्ट है, हमने केल भी उगाया था, पॉक चॉइस भी उगाए थे, सारे महंगे वाले स्विस चार्ट्स भी उगाई थी, क्योंकि हाइड्रोपोनिक्स में कैपेक्स इंटेंसिव है। मतलब 1 एकड़ के अंदर 1 करोड़ रुपए खर्च हो जाता है सेटअप वगैरह Correct, लगाने में। correct, पॉली हाउस correct. आल्सो कॉस्ट यू लाइक 25 to 30 lakhs, फिर कंट्रोल एनवायरनमेंट, फैन पैड सिस्टम्स लगेंगे, बिल्कुल। आपका सब चीज लगेगा, तो इट इज अ कॉस्टली अफेयर, बट द रिजल्ट्स आर आल्सो गुड। फिर वहां से ये शुरुआत हुई, तो केल, पॉक चॉइस, स्विस चार्ट, ये सब हम जयपुर में जब बेचने निकले तो पीपल वर लाइक लोग केल समझेंगे होता ही क्या, नहीं, समझेंगे ही नहीं मतलब लोग। एक गंदा सा पालक दे रहे हो आप तो हमें, Correct, ये क्या correct. चीज है। तो हमें समझ में आया कि ये तो मैं बेच नहीं पाऊंगा, क्योंकि आई एम नॉट गुड इन सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है। आई एम गुड इन डिजाइनिंग ऑफ द सिस्टम्स एंड ऑल, आई एम गुड इन Building इकोनॉमिक्स, systems? हाँ, Correct. सिस्टम्स एंड ऑपरेशंस को प्लेस में रखना मेरे को ये आता है। आई एम नॉट गुड इन लाइक D2C और B2C सेलिंग के अंदर, आई एम नॉट गुड एट दैट। Got it. तो हमें समझ में आया कि भाई ये ऐसे तो नहीं चलेगा। देन वी गॉट अ स्टडी ओवर दिस पार्ट। हमने देखा जितने भी हाइड्रोपोनिक्स वाले सेटअप्स हैं, दे आर ट्राइंग टू सेल देयर प्रोडक्ट्स इनटू स्मॉल बास्केट्स। आप नोटिस करना, वो अपने अपने ब्रांड बना के बेच रहे हैं, या Correct. फिर वो B2B टाई अप्स कर रहे हैं किसी है ना मॉल के या साथ, direct कहीं पे, B2C. है ना, या डायरेक्ट B2C बेच रहे हैं। उसके अलावा कोई तरीका ही नहीं है। आप हाइड्रोपोनिक्स के प्रोड्यूस को मंडी में कोई भी नहीं बेचता मिलेगा आपको, राइट, अदरवाइज कीमत कहाँ से निकलेगी। तो Correct. यहाँ से पूरी जर्नी शुरू हुई थी हाइड्रोपोनिक्स से। फिर हमने देखा कि यार बहुत के पैसा लग रहा है, ये चीज़ें बिक नहीं पा रही, तो ओपन फील्ड में आ जाते हैं। ओपन फील्ड में आए और आप सही बिलीव नहीं करोगे, इतना पैसा जला है हमारा उस टाइम पे, जला है, बिल्कुल जला है। ऐसा क्या किया जो पैसा जला दिया आपने? रीजन ये था, आती तो थी नहीं खेती, मतलब खेती का Correct, बैकग्राउंड था correct. नहीं। हमने देखा यार हाइड्रोपोनिक्स में पैसा बना रहे हैं, इसमें भी बना लेंगे। लेकिन जैसे ही हम ओपन फील्ड में आए, तो जो हमारे मिथ्स थे कि यार खेती तो रॉकेट साइंस नहीं है, ये चीज़ है, वहाँ पे जाके समझ में आया कि भाई इसमें तो सारी पढ़ाई लग जाती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, लेकिन मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, मानना इकोनॉमिक्स सब पड़ेगा, लग गया। मुझे लगता है आप पहले आदमी होगे जो हाइड्रोपोनिक्स में पूरा सक्सेस कर लिया और फिर ओपन फील्ड में आके फेल किया। फेल हो गए, बिल्कुल करेक्ट। पूरा रिवर्स। हाँ, पूरा रिवर्स किया। उस समय सही बताऊं, कई लोगों ने हमें बेवकूफ़ भी बहुत बनाया, क्योंकि हम नए नए थे एग्रीकल्चर में। कोई बोलता था ये वाला दवाई डाल दो, ये वाला सीड अच्छा है, बस पैसा कमाने के लिए। पैसा कमाने, क्योंकि सी दे आर ऑल्सो डूइंग देयर बिजनेस, तो उन्होंने महंगे में बेचा, क्योंकि हमें भी Correct. समझ नहीं थी। एंड वी वर ऑल्सो इन दैट नोशन, जो अब मेरा पूरा बदल चुका है। मैं भी उसी तरीके का था, ये महंगा है तो ये अच्छा आइटम होगा, राइट, ये दवाई महंगी है ना तो ये वाली ही डालते हैं, इससे अच्छे Correct. रिजल्ट्स आएंगे। लेकिन फिर बाद में जाके रियलाइजेशन हुआ, खेती जो है वो दवाइयाँ और सीड्स इनके ऊपर कम रिलाई करती है। एग्रीकल्चर या ये खेती वाला जो बिजनेस है, इट Skills. मेनली रिलाइज ऑन वेदर, जो कि अनकंट्रोलेबल पैरामीटर है। एब्सोल्युटली, इट बिल्कुल। रिलाइज ऑन मॉनेटरी प्राइसेस ऑफ द प्रोड्यूस विच यू आर ग्रोइंग, वो भी आपके हाथ में नहीं है। दीज आर टू फैक्टर्स जो आपके हाथ में बिल्कुल भी नहीं है। आपके हाथ में क्या था, सिर्फ एग्रोनॉमी प्रैक्टिसेस थी। आपको ये पता था कि ये सीड डालूंगा, ये दवाई डालूंगा, ये नाइट्रोजन इस दिन डलना चाहिए था, ये इस दिन डलना चाहिए था। दवाई से मेरा मतलब वॉट एवर पैरामीटर, जैसे आप ह्यूमन बॉडी को भी देते हो ना, कब आपको कार्बोहाइड्रेट देने Nutrition. का, प्रोटीन देने, न्यूट्रिशन किस तरीके से होना चाहिए, तो योर बॉडी विल ट्रांसफॉर्म दैट वे। तो प्लांट्स आर आल्सो लिविंग बीइंग्स। हमें ये पता लग गया था कि ये तो चीज हो सकती है। एंड द गुड पार्ट वाज, इसके ऊपर सारी किताबें लिखी हुई है, ऑल ओवर द वर्ल्ड पूरी रिसर्च हो रखी है। आपको ये पता है टोमेटो पॉलीहाउस में कैसे ग्रो होंगे, शेड नेट में कैसे ग्रो होंगे, इस वेदर कंडीशन में कैसे ग्रो होंगे, एवरी स्टडी हैज बीन डन करेक्ट। एंड स्टिल द रिसर्च इज गोइंग ऑन।
बट वेदर को कैसे कंट्रोल किया जाए इसकी कोई रिसर्च नहीं है, क्योंकि कंट्रोल नहीं कर सकते आप। कुछ हद तक कंट्रोल करोगे, बट वेदर इज समथिंग विच यू डोंट क्रिएट, It's not in your control. इट इज नॉट इन, तो दे आर मल्टीपल अनकंट्रोलेबल पैरामीटर्स। फिर सेकंड स्टडी क्या हुई, ये समझ में आया कि ज़्यादातर लोग इन अनकंट्रोलेबल पैरामीटर्स के ऊपर ही तो वर्क करना चाह रहे हैं। हमने बोला इन्हीं को छोड़ दो, अलग दिमाग ही सेगमेंट ही मत पकड़ लगाओ, लो। दिमाग ही मत लगाओ, जो आप कंट्रोल कर सकते हो ना उस पर दिमाग लगाओ। तो बाजार से सामान खरीदो, सीड्स डालो, सामान डालो और खेती करना शुरू कर दो। अब हाँ। रिजल्ट जो आएगा वो देखेंगे। हम इसलिए फेल हुए क्योंकि पहले तो महंगा आइटम मिला एंड वी गॉट शैटर्ड, टमाटर फेल हो गया, भिंडी फेल हो गई, उस समय काफी, बैंगन fail हो हाँ, गया। उस काफी समय crop। हमारा बिल्कुल फेल हो गया क्योंकि हमें आता ही नहीं था। ठीक है, लोगों ने सलाह भी दी, वी गॉट लाइक कंसल्टेंट्स आल्सो, उन्होंने भी हमें बहुत बेवकूफ़ बनाया, क्योंकि बिकॉज सी कंसल्टेंट्स का मोटिव क्या होता है कि एक बार वो अपना पैसा निकालें, दे विल नॉट एंश्योर रिजल्ट्स। हम किसी को बोलते हैं कि भाई आप बिल्कुल मेरे को श्योर करके दे दो कि भाई 20 टन टमाटर निकलेगा ही निकलेगा इस एकड़ से, तो बोले ये हम श्योरिटी नहीं दे सकते। कोई नहीं दे सकता, कोई भी नहीं दे सकता, सच में तो कोई नहीं दे सकता, कोई भी नहीं दे सकता, हम भी नहीं मानते थे। फिर एक और चीज आगे समझ में आई कि दैट यू नीड टू वर्क ऑन दीज डायनामिक्स, आप डाइवर्सिफिकेशन कर लो, क्योंकि आई कम फ्रॉम अ फाइनेंस बैकग्राउंड। हेजिंग हेजिंग स्टॉक बिल्कुल मार्केट में जो करेक्ट, होता है। वैसे ही करते हैं जैसे म्यूचुअल फंड्स। तो हमने देखा कि आप अलग अलग क्रॉप्स लगाना शुरू करो। उस समय हमारे पास लैंड ज़्यादा नहीं थी, एक ही HNI का हमने लैंड लिया था जयपुर के पास में ही, तो वहाँ पे हमने अलग अलग क्रॉप्स लगाना शुरू कर दिया। तो मल्टीपल क्रॉप्स लगाने से ये पता लगा कि 3 क्रॉप तो फेल हुई थी, 4 लगाई थी हमने, 3 फेल हो गई थी, एक सक्सेसफुल हो गई, वो थी मिर्ची। चिलीज से हमने इतना कमाया, यू वोंट बिलीव, हमने ब्रेक ही बना गया था। बचा लिया, बाकी जहाँ भी लॉस हो बचा लिया। 3 क्रॉप्स का लॉस हमने सिर्फ चिलीज से कवर कर लिया। वो बात अलग है, बिल्कुल टू बी ट्रू, हमने प्रॉफिट नहीं कमाया, लेकिन पैसा रिकवर हो गया, वही Break बिल्कुल शांति की बात थी कि भाई दूसरों का पैसा रिकवर तो हुआ। तब जाके वो जो फाइनेंस वाला रियलाइजेशन था वो आया कि भाई साहब डाइवर्सिफिकेशन करते जाओ और आप इस चीज को अलग अलग सेक्टर्स में बांटो, क्योंकि वेदर एक ऐसी चीज है वो उस एरिया का सेम रह सकता है, बट वेदर कैन नॉट बी अनफेवरेबल फॉर ऑल द क्रॉप्स एट द सेम टाइम। वो कभी नहीं होगा उस एरिया में भी, क्योंकि चिलीज के लिए हो सकता है ये वेदर फेवरेबल है, लेकिन हो सकता है मक्का के हर लिए क्रॉप favorable के नहीं है। कंडीशंस भी अलग होते हैं। राइट, एग्जैक्टली। सो क्रॉप्स की कंडीशन बदलती गई, एरिया हमने बदलता गया, तो हमने एरिया और क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करते हुए ये हेज मार्केट्स, हेज सिस्टम्स बनाए कि एक मल्टी हार्वेस्ट क्रॉप्स होंगी, एक सिंगल Single हार्वेस्ट क्रॉप्स harvest। होंगी। इस तरीके से डाइवर्सिफिकेशन किया, जिससे कि जो 2 मेजर अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स थे, जो कि Weather। मार्केट प्राइस और वेदर थी, उसको हमने डाइवर्सिफाई कर दिया, मिटिगेट कर दिया, बढ़िया। बेसिकली स्प्रेड मार दिया। So I think मैं जो समझा हूँ, आपका जो फाइनेंस का गेम है, that has helped you more than anything here, right? इधर लॉस हो गया तो इधर से मैं बचा लूंगा। करेक्ट, पैसा आना चाहिए। पैसा आना चाहिए, दैट्स द That's मेन the- रूल ऑफ बिजनेस। I was reading, एक किताब पढ़ रहा था, like, हम सब अलग बिजनेस में हो सकते हैं, कुछ हाँ। भी हो, बट एवरीवन इज अ बिजनेस ऑफ मेकिंग अ प्रॉफिट। परफेक्ट, दैट्स यू द आर नॉट, डेफिनेशन ऑफ आप बिजनेस। एग्रीकल्चर में हो या कोई, मैं IT में हूँ, टेक में हूँ, एट द एंड ऑफ द डे अगर पैसा नहीं आ रहा है, आप बिजनेस कर क्यों रहे हो, राइट? Right. एक और पॉइंट है कि मेरे पापा हमेशा मुझे बोलते हैं, राइट, एक विजन होना चाहिए, उस विजन पे काम करो। Right. आपने बोला कि किसी को क्लियर नहीं होता स्टार्टिंग में, मैंने पिछले 3 साल में 3 बार इंडस्ट्री बदला है, सिंस द एज ऑफ 18 to 22 आई हैव केप्ट चेंजिंग एंड नाउ समहाउ आई हैव लैंडेड इन एग्रीकल्चर, राइट? आपका क्या डे वन से विजन था कि हाँ मैं बिजनेस ही करना चाहता हूँ, या मैं शायद किसी ना किसी तरह एग्रीकल्चर में आऊँगा, क्योंकि आपका पहला प्रोजेक्ट में आपको सक्सेस मिला, तो मुझे तो लग रहा है कि आपके कहीं ना कहीं डिस्टेंट थे आप टू डू एग्रीकल्चर। हाँ राइट, तो इसको ऐसे लेते हैं। सो सी, विजन भी क्या होता है, आपका धीरे धीरे इवॉल्व होता है। पहले दिन जब हमने शुरू किया था तब हम ये सोचते थे हाइड्रोपोनिक्स के अंदर हम सबसे अच्छे बनेंगे, फिर हमें स्ट्रॉबेरी में सक्सेस मिली तो हमने सोचा इस स्ट्रॉबेरी को इंडस्ट्री बना लेते हैं, राइट? क्योंकि एग्रीकल्चर में ईच क्रॉप कैन बी इंडस्ट्री। कैन बी इंडस्ट्री। फिर हमें समझ में आया कि देयर इज अ ह्यूज गैप एट द फार्मिंग साइड ऑफ इट। मैं एग्रीकल्चर के 4 पिलर्स मानता हूँ, एक है फार्मिंग, एक है सप्लाई चेन, एक है प्रोसेसिंग और चौथा है एग्रीटेक या मशीनरी इक्विपमेंट जिसमें आता है, राइट? इन 4 पिलर्स में से 3 पिलर्स पे तो सब लोग वर्क कर रहे हैं, और ये तीनों पिलर्स आर रिलाइंग ऑन द फार्मिंग पार्ट ऑफ इट। आप मशीनरी बेचोगे किसको? फार्मर्स को, ठीक है। टेक किसको बेचोगे? किसान को। इनपुट्स किसको बेचोगे? किसान को। सप्लाई चेन की सर्विस किसको प्रोवाइड करोगे? किसान को। आपने किसान को पकड़ हमने बोला हम ही किसान बन जाते हैं, बेस्ट, राइट? वो भी उसके आगे भी धीरे धीरे इवॉल्व हुए। पहले हम किसान बने, फिर हमें समझ में आया कि हम सबसे अच्छा स्किल्ड पर्सन जो हमारी कंपनी में आ सकता है, मैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियर से तो खेती करवा नहीं सकता, तो सोचा कि इन किसानों को जोड़ो। अब ये लोग किसान जो है वो रेवेन्यू शेयर में आना चाहते थे। मैंने कहा रेवेन्यू शेयर में क्यों आ रहे हो, रिस्क क्यों ले रहे हो? क्रॉप की तो साइकिल बदलेगी बदलेगी। वी आर गिविंग यू अ रिस्क फ्री मेथड, मैं आपको मंथली सिक्योर इनकम देता हूँ ना, आप मेरे साथ जुड़ जाओ। तो वी ट्राई टू मेक दिस बिजनेस और यू कैन से मेक दिस इंडस्ट्री ग्लैमरस। तो आप उनको गारंटी दे रहे थे ना? गारंटी बोल लो या फिर आप ऐसे बोल लो, मेरा हमेशा मानना है, मैं हर जगह बताता भी हूँ, हम किसानों को फ्रीलांसर्स मानते हैं। फ्रीलांसर्स के पास क्या होता है, हर फ्रीलांसर अपनी अपनी फील्ड का स्किल्ड पर्सन है, उसको वो काम बहुत अच्छे से आता है। नो ओनली प्रॉब्लम विच एवरी फ्रीलांसर फेसेस इज गेटिंग बिजनेस। सिक्योरिटी नहीं है, कल पैसा आएगा कि नहीं? हाँ, नहीं आएगा, कल काम मिलेगा या नहीं मिलेगा पता नहीं है। किसान के साथ भी वही है, उसको स्किल्ड है, उसको आता है उगाना, लेकिन उसको नहीं पता कि कल मार्केट की प्राइसेस अच्छी चलेगी नहीं चलेगी, कल वेदर मेरा साथ देगा या नहीं देगा,
क्या मुझे राइट टाइम पे बैंक से लोन मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्या मुझे लोकल लेवल पे जो मार्केट लोन होता है वो मिलेगा या नहीं मिलेगा, उसको नहीं पता, कुछ श्योरिटी नहीं है, राइट। तो हमने बोला कि फ्रीलांसर्स के ऊपर आप एक मैनेजमेंट लेयर बिठा दो, और हमने एक कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर बनाया और सारे फ्रीलांसर्स को हमारा पार्ट बना लिया। सारे फ्रीलांसर्स को क्या बोला, या सारे फार्मर्स को हमने ये बोला कि आप हमसे मंथली फिक्स इनकम लेते रहो और हमारे साथ जुड़ जाओ। वी विल डिसाइड द क्रॉप, वी विल सेल इन द मार्केट, जो भी प्रॉफिट आएगा उसका भी आपको एक शेयर दे देंगे। तो अगर कॉर्पोरेट सिनेमली देखा जाए तो कॉर्पोरेट में नहीं होता, सैलरीज मिलती है, करेक्ट। आपने अबोव द टारगेट अचीव किया तो आपको इंसेंटिव भी मिलता है। तो हमने भी यही किया, फिक्स इनकम मिलती है। आई थिंक आपने जो सिस्टम बनाया उसको एफपीओ या कुछ फार्मर प्रोड्यूसर पर्टिकुलरली ऐसे वर्क नहीं करते, अच्छा, हाँ, लेकिन वेरी सिमिलर टू दैट ग्रुप हमने भी बनाया, ऑर्गेनाइजेशन हमारी भी बन गई क्योंकि अब हमारी कंपनी है, बट इट इज़ नॉट टर्म्ड एज एफपीओ, क्योंकि एफपीओ थोड़ा सा अलग कैटेगरी में फॉल करता है। एफपीओ में क्या होता है, सारे फ्रीलांसर अपने लिए काम करते हैं। हमने बोला कि आप सब अपने लिए काम कर नहीं पा रहे हो, ओके, तो वी विल डिसाइड ओवर योर ग्रुप दैट व्हाट हैज टू बी डन। मतलब ठीक हम है। बाहर से रह के ये चीज करवा रहे हैं, गॉट हमने इस पूरे ग्रुप को सहारा दिया। वहाँ पे वो ग्रुप अपने लिए वर्क कर रहा है, अपने हम्म। अकॉर्डिंग बना रहा है। एंड ऐसे हो सकते हैं मल्टीपल एफपीओज होंगे, एक एफपीओ का विजन और मोटिव अलग हो सकता है, एक बाजरा में काम करना चाह रहा होगा, एक दालों में काम करना चाह रहा होगा, जैसे गुंटूर में चिलीज में काम करना चाह रहे होंगे वो एफपीओ। हमने बोला ऐसे तो नहीं चलेगी, कल को चिली फेल होगी तो तुम्हारा तो बिजनेस ठप है। गया, तो हमने बोला आप सब एक सिंगल अम्ब्रेला के अंदर जुड़ो। तो सपोज वहाँ गुंटूर की चिली फेल भी हो गई और बाड़मेर से मैंने जीरा निकाल भी लिया, तो मैं वहाँ से कम यहाँ की सैलरी जो पैसा मंथली दे है दूंगा। कंपनसेट कर सकता हूँ, करेक्ट। वो ये लोग नहीं कर पाएंगे। तो आई थिंक डिफरेंस ये है कि एफपीओ में मोस्टली सिंगल क्रॉप के सिंगल क्रॉप या सिंगल लोकेशन सिंगल लोकेशन के ग्रुप्स बनते हैं। ग्रुप्स बनते आप इन अ वे एम्प्लॉयज उठा लियो, बोल रहे हो कि मैं आपको सैलरी दूंगा, हैं, करेक्ट, यहाँ काम नहीं किया तो मैं आपको यहाँ से उठा के यहाँ से दे दूंगा, क्योंकि एज अ बिजनेस हम ये हैं ही, ये होता भी है, हर बिजनेस में यही है। यू कैन नॉट से अगर टेक की बात करें या माइनिंग की बात करें, तो अगर जैसे वेदांता जैसी बड़ी कंपनीज की भी बात करो, अगर वेदांता का जिंक अच्छे से उदयपुर के पास में नहीं निकल रहा, तो व्हाट हैपेंड, आप ओडिशा से कॉपर तो निकाल ही रहे हो ना, या साउथ में कॉपर तो निकल ही रहा है, कहीं ना कहीं से तो आ ही रहा है, तो वहाँ से आप सैलरी तो दोगे ही, करेक्ट। तो वो हमें भी देंगे। एक और चीज़ है, एफपीओ लोकेशन वाइज होने के बावजूद भी कई बड़े एफपीओ ऑल ओवर इंडिया भी वर्क कर रहे हैं। फिर उनका जो प्राइमरी फोकस बिजनेस का रहता है वो रहता है सप्लाई चेन में। सप्लाई चेन, करेक्ट। दे कंट्रोल द सप्लाई चेन दैन, कि वो सारी जगह से प्रोड्यूस लेंगे और एक बल्क minimum बना के support- फिर एक दूसरी जगह पे, हाँ, Correct. उनको मिनिमम सपोर्ट देके Minimum support फार्मर्स को price. देके वैसा करते हैं। सो बेसिकली बस उस मॉडल में और हमारे मॉडल में वही डिफरेंस हो जाता है कि दे कीप ट्रैक और मैप द मनी विद द प्रोड्यूस विच दे आर गेटिंग। सो इन अ वे इफ यू आर अ फार्मर, अगर आपका प्रोड्यूस नहीं आया तो मैं आपको पैसे नहीं दूंगा। इन माई केस द डिफरेंस इज, अगर आपका प्रोड्यूस नहीं भी आया तो भी मैं आपको पैसे दे रहा हूँ महीने के। ओके, That's where the difference is. गारंटीड सैलरी। गारंटीड है। आई थिंक एक कंपनी है जो मैंने देखा था, सह्याद्री फार्म्स, आपने शायद सुना होगा, हम्म। उन्होंने एफपीओ मॉडल ग्रेप कल्टीवेशन टोमेटोज के लिए Correct. डिप्लॉय किया। Sahyadri has a very good business model in terms of bulk procurement and getting the right supply chain. Got So it. वहाँ पर वही है कि वो उनके सप्लाई चेन में वो ज़्यादा सप्लाई चेन में, समझ so they गया। have got a good grip over the supply chain. यही चीज आप नोटिस भी करना, जैसे जैसे सिस्टम बड़ा होता जाता है ना, तो इट बिकम्स मोर स्टेबल, मोर स्टेबल, राइट, मोर सिक्योरिटी भी मिलेगा आपको। राइट। आई थिंक आपके लैंड एरियाज भी थोड़े बड़े Correct. होंगे if I'm not ये wrong. हर चीज के लिए ट्रू है, ठीक है। मैं मेरी डेफिनेशन मनी की भी वही रहती है, मैं यही मानता हूँ, मनी इज लाइक अ मैग्नेट, करेक्ट। जिसके पास बड़ी मैग्नेट होती है, छोटी मैग्नेट अपने आप खिंचती चली जाएगी, राइट। तो आप ऐसे ही मान के चलो, मनी हो गया, लैंड बड़ी है तो और लैंड्स भी आती जाएगी, बिकॉज पीपल स्टार्ट बिलीविंग इन यू, करेक्ट। बिकॉज यू आर एबल टू मैनेज दैट थिंग। छोटे में क्या होता है, चीजें बिखर जाती है, यू डोंट गेट दैट इकोनॉमीज ऑफ स्केल, रिस्क इज रिस्क आल्सो भी मच ज्यादा है। मोर। अब आप बड़े एरिया में काम कर रहे हो, आप रिस्क की बात करें तो अब वही चीज, अब बड़े एरिया में काम कर रहे हो तो एग्रीकल्चर में सबसे ब्यूटीफुल पार्ट यही है कि जितना बड़ा बनता जाता है ना, उतना कम रिस्क होता जाता है। बिल्कुल, क्योंकि हमेशा पूरे इंडिया की खेती एक साथ तो कभी फेल नहीं होगी, फेल पूरे- होगी भी तो थोड़ी होगी, जैसे आपने बोला। होती है। इस बार भी कितनी हुई थी, इस बार बारिशें बिल्कुल टाइमली आई नहीं, और जब आई तो इतनी ज्यादा आई कि बहुत सारे किसानों की दिक्कत आई थी। करेक्ट। लेकिन यहाँ ये मान के चलो, ये देखा ही होगा आपने भी, पूरे ऑल ओवर इंडिया सबको इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा था। असम से चाय आ ही रही थी, ठीक है, रबड़ भी निकल ही रहा था, कॉफी भी निकल ही रही थी, सोयाबीन भी आ ही रहा था, बाजरा भी आ ही रहा था, सब जगह से कुछ ना कुछ तो आ रहा था। बेसिकली इतना लार्ज एरिया है, कहीं ना कहीं से वो हेज हो जाता है। स्टॉक मार्केट में होता है ना, कॉल ऑप्शन लो तो उससे Right, पुट भी right. ले लो, तो ऐसे करके आपने क्रॉप के साथ हेजिंग किया है, हाँ। एरिया बड़ा करा है, जिससे फार्मर को सिक्योरिटी ज्यादा मिल रहा है। राइट, एक फार्मर इतना बड़ा एरिया सिंगल हैंडेडली नहीं कर सकता था, दैट्स व्हाई वी क्रिएटेड आवर ऑर्गेनाइजेशन इन अ कॉर्पोरेट फैशन। हम बड़ा बनाते जा रहे हैं, दैट्स द की ऑफ आवर सक्सेस एंड स्टेबिलिटी। मेरे को आपसे एक क्वेश्चन है रिगार्डिंग एग्रीकल्चर इन इंडिया। हम भारत को एग्रेरियन इकोनॉमी कहते हैं, राइट? भारत का एग्रीकल्चर हाउ इज इट कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड? क्योंकि अभी मैं रिसेंटली हैड अपॉर्चुनिटी टू गो टू कोलंबिया। कोलंबिया में आई थिंक क्लाइमेट बहुत अच्छा है, क्या है उनकी सबसे बेसिक से बेसिक टेक्नोलॉजी में वो ऐसा फसल प्रोड्यूस कर पा रहे हैं दैट
they're one of the largest exporters of flowers in the world, right? So as a country and as an agriculture industry in India, how do we put up against different countries, and हमारा क्या scope है? सो मैं इसको ऐसे लेता हूँ, इंडिया इज स्टिल एग्रेरियन इकोनॉमी, आज भी 55% एग्रेरियन इकोनॉमी आप समझा सकते हैं थोड़ा इसको ऐसे लेते हैं आज, मतलब पॉपुलेशन के वाइज में देखा जाए तो 55% पॉपुलेशन आज भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, प्योर फार्मिंग, डायरेक्टली और डायरेक्टली, और मतलब मैं तो कहूँगा फिर भी डायरेक्टली है 50%, तो इनडायरेक्टली देखा जाए तो 5-10% है ही, ज़्यादा होगा, ज़्यादा ही होगी, राइट। एंड आप नोटिस भी करना, जनरली एग्रीकल्चर से पूरे इंडिया का इकोनॉमी है ना डिराइव हो जाता है। होता है ना कई बार फसल अच्छी हुई है तो दिवाली के टाइम पे सोने के भाव बढ़ जाएंगे, हाँ, राइट, ये ऐसा देखा है आपने, करेक्ट, राइट। तो ये सब चीज़ें एग्रीकल्चर पे ही टमाटर का डिपेंड प्राइस गया तो कई और जगह भी इफेक्ट होते हैं, राइट। तो बहुत बड़ा सिस्टम फेल होने लग जाता है या हम्म। अच्छा होने लग जाता है, दैट्स वेयर द एग्रीकल्चर फॉल्स इन। बट नाउ कमिंग ऑन टू द प्रॉब्लम्स, आपने जैसे कोलंबिया जैसी जगह की बात करी, सो वहाँ पे क्या है, एक बहुत बड़ा कल्चर क्या है, दे ट्रीट एग्रीकल्चर इन अ फॉर्मेट ऑफ एक IT कंपनी जैसे, मान के चलो SOPs एंड स्टैंडर्ड फिक्स हैं, उनको पता है कब क्या करना है, एंड दे वर्क इन अ ग्रुप। यहाँ पे क्या है, फार्मर्स के साथ पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा हो गई, लैंड बढ़ती गई, छोटे छोटे साइलोज बढ़ते गए, तो आज की डेट में अपने यहाँ पे एवरेज फार्मर के पास ज़मीन ही छोटी सी है, 2 हेक्टेयर से कम ज़मीन है, लैंड होल्डिंग साइज आई थिंक इंडिया में बिल्कुल बहुत छोटी है, बहुत छोटी हो गई। तो अब एक और चीज़, वी बीइंग इंडियंस, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरे फार्म पे लॉस हो रहा है तो मैं मेरे लॉस को कवर करने के लिए पड़ोसी से मदद ले दूं, पड़ोसी मेरी मदद नहीं मदद करेगा, वो नहीं बोलेगा करेगा। मेरा प्रॉफिट बड़ी मुश्किल से 3 साल में एक बार आया, मैं तेरे को कैसे हेल्प कर दूं, ये हो नहीं सकता था। तो इसलिए आपको ग्रुप बनाना जरूरी था। अनदर थिंग, आप ये चीज़ मान ही नहीं पाओगे कि इंडिया के पास भी बहुत अच्छी रिसर्च एंड टेक्नोलॉजीज अवेलेबल हैं, लेकिन बीइंग अ वेरी बिग पॉपुलेशन एंड इतने सारे फार्मर्स होने के बाद जो यहाँ पे रिसर्च हुई है, जैसे कि पूसा है, IARI, मतलब जो एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं, बड़ी बड़ी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं, उनके पास अच्छे सीड्स, क्वालिटी, प्रोड्यूस, SOPs, सब चीज़ बनी पड़ी है, सब चीज़ का फॉर्मेट है, लेकिन वो डाउनलोड नहीं हो पा रहा है फार्मर्स तक, क्योंकि देयर इज़ अ बहुत बड़ा एक क्या है, वो मिसमैच आ जाता है। एरिया वाइज फार्मर्स, दिमाग वाइज फार्मर्स, हर आदमी अलग है। तो एक फार्मर बोलता है मुझे मेरे दादाजी ने सिखाया था, मैं तो ऐसे ही करूँगा, मेरे गांव में ये फॉलो होता है, मैं ऐसे ही करूँगा। एक बिल्कुल बिल्डा ही कोई पढ़ा लिखा आ जाता है या थोड़ा सा सोच के आता है, उसने देख लिया कहीं पे यूट्यूब वीडियोस देख लिया या कहीं पे कुछ सीख के आया, वो तो बोलता है मेरे गांव में कृषि विज्ञान केंद्र में उससे सीख के आऊँगा, वो मुझे सबसे सही सलाह देंगे। कोई बोलता है मैं तो BSc एग्रीकल्चर कर लिया तो मुझे ज़्यादा नॉलेज है, तो वो अपनी पढ़ाई लगाएगा, राइट। तो दैट्स वेयर द डिफरेंस कम्स इन। वो यूनिटी नहीं है, यूनिटी नहीं, सब लोग खेती कर रहे हैं बट हाँ स्टैंडर्ड नहीं है किसी के पास भी। आपने जो एक पॉइंट बोला है 100% एग्री विद दैट। वहाँ जो भी फार्म्स पे मैंने विजिट किया, उन्होंने पूरा इट्स लाइक अ पूरा प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, वहाँ पे आपकी IT लिटरली टेक टीम बैठती है, सब बैठती है, और वो अपने जो पॉली हाउस या ओपन फील्ड पे फार्मिंग होते हैं, दे ट्रीट इट लाइक अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। तो यहाँ लोग समझते नहीं कि एग्रीकल्चर इन अ वे इज लाइक अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इज वेल, करेक्ट। और दूसरा पॉइंट जो आपने बोला, मेरा ये भी पॉइंट था, इंडिया में आप देखो एक किसान होता है जो बहुत पैसा कमाता है, दूसरा किसान होता है जो लोग को लगता है गरीब है, राइट। बहुत ही बड़ा इकोनॉमिक डिवाइड है किसानों के बीच में। क्या आप इसका क्या रीजन है, मतलब ये हम कैसे कम कर सकते हैं? इसके 2 रीजन हैं। पहला तो आपने जो बता ही दिया कि एक बड़ा किसान है तो उसको बेनिफिट मिलता है इकोनॉमीज ऑफ स्केल का, वो एक बार में मशीनरीज और पॉली हाउसेज एंड जो भी चीज उसको लगानी है वो सब लगा पाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर पाएगा एंड मेक यूज ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर यूज होने से बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी फार्म्स पे आती है। छोटे किसान का प्रॉब्लम है। दूसरा है माइंडसेट डिफरेंस। इसको आप ऐसे ले सकते हो, व्हेन द डिफरेंट रेवोल्यूशंस केम इन, ठीक है, तो आप नोटिस करना ग्रीन रेवोल्यूशन आया था, खेती वगैरह हुई, फिर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था, और इंडिया के अंदर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्या है, 2 भागों में टूट गया था। एक था मैन्युफैक्चरिंग साइड वाला, वो छोटा रह गया, करेक्ट, सीधा आ गया सर्विस इंडस्ट्री वाला। टेक इंडस्ट्री एकदम से बूम कर गई थी, IT इंडस्ट्री। लेकिन आप देखना चाइनीज कल्चर या फिर वहाँ पे ना मैन्युफैक्चरिंग वाला सेटअप बहुत तगड़े से बूम किया था। सो क्या हुआ, थॉट फिलोसॉफी कैसे चेंज हुई। इंडियंस के साथ क्या है, इंडियंस क्या है जनरली ट्रेडिंग माइंडसेट के होते हैं। सो इफ यू हैव अ पर्सन, अ चाइनीज एंड इंडियन इन फ्रंट ऑफ यू एंड यू आस्क हिम कि आई नीड दिस पेन, ठीक है, तो आप चाइनीज से पूछोगे तो चाइनीज विल गिव यू एन आंसर, आप कितनी यूनिट चाहिए, मैन्युफैक्चर कर लूंगा, आप बताओ कितनी यूनिट चाहिए, मैं उस हिसाब से प्राइस लगाऊंगा। इंडियन विल गिव यू, मार्केट में तो 7-10 रुपए का बिक रहा है, मैं आपको आप 12 बताओ में मैं 12 या 8 में दूंगा या 12 में दूंगा, राइट। इस तरीके से वो बात करेगा। 100%। चाइनीज टॉक्स इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इंडियन टॉक्स इन टर्म्स ऑफ मार्केट में क्या प्राइस चल रही है। यहीं पे सबसे बड़ा लैग आ जाता है। दैट्स वेयर छोटे किसान जो हैं वो कभी भी ROI मैकेनिज्म समझ नहीं पाए। वो हमेशा इस चीज में रह गए कि मार्केट में तो साहब टमाटर 12 मिल रहा है, मेरे को तो 6 रुपए ही प्राप्त हुए। या जनरली क्या होता है ट्रेंड, क्योंकि अब वो तो एवरेज प्राइसिंग होती है, इंडिया में तो अब लोकेशन टू लोकेशन है ना, फ्रेश प्रोड्यूस की प्राइसेस बदल जाती है। टमाटर राजस्थान में हो सकता है 12 बिक रहा होगा, दिल्ली में 8 रुपए चल रहा होगा, ये भी हो सकता है। लेकिन फार्मर विल ऑलवेज ट्राई, नॉट ओनली फार्मर, अपने इंडियंस में जनरली ये देखा गया है, वी ट्राई टू क्रिप अबाउट व्हाट वी आर नॉट गेटिंग। तो फार्मर्स विल क्रिप कि मुझे तो 12 रुपए नहीं मिले, मुझे तो 6 रुपए ही मिले थे।
वी डोंट गो अबाउट कि ये 6 रुपए मिलने के पीछे आप एक बार आरओआई तो देखो, आपने इन्वेस्टमेंट कितना किया था। वो 2 रुपए पर केजी का ही तो टमाटर था जिसके आपको 6 रुपए मिले। करेक्ट। तो 2 की चीज 6 में बिक रही है तो इट इज ह्यूज प्रॉफिट्स। आप 300 क्यों 12 के लिए रो रहे हो? 300%। आप 12 के लिए क्यों रो रहे हो? इट शुड नॉट बी देयर। सो दैट्स वेयर द डिफरेंस कम्स इन। इस मामले में जो बड़ा किसान है, जो अभी अपन फिर से उस पे आते हैं, तो बड़ा किसान इज मोर स्टेबल, क्योंकि इन फ्रंट ऑफ दुनिया ही विल क्रिब अबाउट इट, क्योंकि ही डोंट वांट टू शो कि अरे 12 नहीं मिले, 12 मतलब नहीं मिले। ही विल ऑलवेज शो इट लाइक दिस कि 12 नहीं मिले मुझे, 12 नहीं मिले, बट ही इज इंटरनली हैप्पी कि 6 रुपए तो मिले। लगे तो 2 रुपए ही थे, इकोनॉमीज ऑफ स्केल था तो उसका तो सच्ची में 2 रुपए ही लगे थे, छोटे किसान के थोड़े से ज्यादा लग चुके होंगे। करेक्ट। तो दैट्स वेयर द डिफरेंस कम्स इन। आई थिंक इसका एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वो एजुकेशन नहीं है लोग के पास। आई एग्री। हाँ। जब लोग समझेंगे, जैसे आप हाँ। एक यंग एंटरप्रेन्योर, आप फाइनेंस सब समझते हो, सिस्टम समझते हो, हम्म। सो यू आर एबल टू क्रिएट दैट इकोनॉमीज ऑफ स्केल। हम्म। लोग को लगता है कि वो कैसे मैं पैसा बनाऊं, वो एजुकेशन ही नहीं है। नहीं है। तो मेरा ऑब्जेक्टिव भी आप लोग जैसे जैसे बात करेंगे यही है कि लोग समझ पाए कि ये भी पॉसिबल है, खेती में हम ये अचीव कर सकते हाँ। हैं। राइट। वो खेती को बिजनेस जैसे नहीं लिया ना कभी उन्होंने। हम्म। दे टुक इट लाइक अ रोजमर्रा की स्किल जैसे एक्टिविटी, कि रोज सुबह जैसे उठते हैं तो वैसे ही रोज सुबह उठ के खेती करनी है। इट शुड बी लिंक्ड विद द अ बिजनेस माइंडसेट, क्योंकि दे आर एंटरप्रेन्योर्स। तभी तो वर्ड इज फ्रीलांसर इज द करेक्ट वर्ड। फ्रीलांसर इन इटसेल्फ इज अ एंटरप्रेन्योर इन इटसेल्फ। उसको Correct. करना ही है रोज, उसको पता है कि मुझे हर महीने का इतना रोटेशन करना जरूरी है। किसान से 2 चीज समझता है, उसको पता है खेती आती है और उसको पता है कैश फ्लो आना चाहिए। अब वो कैश फ्लो की जो कॉस्ट है वो उस पर कभी बात ही नहीं कर पाता। देखेगा ही नहीं कितना खर्च लग रहा है, कितना खर्च लग रहा है, कितने रुपए में उसने ब्याज पे पैसा उठाया है, वो उस चीज की डायनेमिक्स ही नहीं समझ पाता। बस उसको चाहिए कि हर महीने कुछ ना कुछ तो आता रहे, कुछ ना कुछ आता रहे, आना चाहिए आना चाहिए आना चाहिए। उसी चीज का बहुत सारे मल्टीपल जो लोग हैं वो फायदा भी उठा लेते हैं कई जगहों पे। आपने एक पॉइंट बताया था कि प्लांट, किसी भी प्लांट के लिए सबसे जरूरी होता है वेदर कंडीशंस। उन्होंने सॉइल टेम्परेचर हो गया, एयर हो गया, राइट। एंड ओपन फील्ड में वो आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, राइट। तो आपने बोला कि ठीक है इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, छोड़ ही दो। बट ऑन द अदर हैंड आप देखो प्रोटेक्टेड कल्टिवेशन में जैसे नेट हाउस हो गया, पॉली हाउस, कई सारे हैं, उसमें आप ये सारे फैक्टर्स को रेगुलेट कर सकते हो, राइट। बिल्कुल सही बात। तो व्हाई नॉट उस सेगमेंट में आपने क्यों नहीं देखा? वहाँ भी बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, वहाँ भी आप ज़्यादा बिल्कुल है अर्न कर सकते हैं। सो ये हमारे लिए ऐप्ट इसलिए नहीं था बिकॉज हम क्या है थोड़ा सा फास्टर कैश फ्लोज पे वर्क करना चाहते हैं एंड वी डोंट बिलीव इन ब्लॉकिंग आवर कैपिटल। ये चीज़ सबसे ज़्यादा फायदेमंद किन के लिए मैं ऐसे बताता हूँ, जो अपने इंडिया की मेजर एग्रीकल्चर पॉपुलेशन है उनके लिए, क्योंकि उनके पास एक तो छोटी लैंड्स है। तो हर फार्मर का मोटिव क्या है कि उनके पास जो लिमिटेड लैंड है उसी से पैसा कमा। Correct. तो अब उसी से पैसा कमाना है और एक तो ज़्यादा पैसा कमाना है क्योंकि परिवार भी पालना है। क्योंकि एवरेज फार्मिंग की अगर आप बात करोगे तो वो 60 से 80 हज़ार रुपये कमाता है साल भर के, जिससे किसी का घर नहीं चलेगा। बस 60 से 80 हज़ार क्योंकि रुपए। बाजरा, मक्का, अच्छा, ये बेसिक चावल, गेहूं यही तो लगाते हैं correct. ज़्यादातर किसान। इसलिए तो लोग उसमें को भी- लगता भी है कि किसान इतना ही कमा सकता इतना ही है, कमा वही सकता है। वहाँ से नोशन क्योंकि लैंड का पोटेंशियल तो उतना ही रह गया। करेक्ट। लेकिन लैंड का पोटेंशियल इंक्रीज करने के लिए दैट्स वेयर द रोल कम्स ऑफ पॉली हाउसेज एंड शेड नेट्स। आप सपोज फ्लोरिकल्चर कर लो, आप उसके अंदर आप चेरी टोमेटोज लगा लो, बेल पेपर्स लगा लो, तो उससे आपका प्रोडक्शन क्यों अच्छी प्राइसिंग वाले प्रोडक्ट्स हैं ये, इससे आपका इंक्रीमेंट आएगा ही आएगा। नाउ द पॉइंट कम्स इन कि ये लगाने के लिए किसानों को पैसा चाहिए। अब वो लगा नहीं पा रहा, हम क्यों नहीं लगाते? हम पैसा नहीं ब्लॉक करना चाहते। रीज़न मी ऐसे ले लो, अगर आप खीरे जो हैं क्यूकम्बर्स को आप ओपन फील्ड में भी उगा रहे हो और पॉली हाउस में भी लगा रहे हो, एक पॉली हाउस विल कॉस्ट यू विदाउट सब्सिडी इन द रेंज ऑफ 25 to 30 lakhs मिनिमम। वो तो मिनिमम आप लगेगा ही लगेगा। ओपन में लगाऊं तो ये सब खर्चा कुछ है ही नहीं मेरे को क्या करना है, बैम्बू डाले, ट्रेजलिंग सपोर्ट लगाया, खीरा चढ़ा दिया उस पर। नाउ ऑपरेशनल कॉस्ट जो है वो लगभग बराबर सी रहेगी। हो सकता है पॉली हाउस की थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी, बट हाँ यू गेट द रिटर्न्स इन दैट रेशियो इटसेल्फ। लेकिन अपन एक बार कंसिडरेशन लें, रेशियो को अगर कंसिडरेशन में लें, तो यहाँ पे मैं 60,000 रुपये लगा के लगभग 2 लाख रुपए खीरे से निकाल लूँ। 3x से ज़्यादा। हाँ निकल जाता है ना, खीरा तो निकल ही जाएगा आपका। बट आपका वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन कितना डिफरेंस रहेगा? हाँ, तो इसमें वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन हो सकता है 20 से 25% कम आएगा ओपन के अंदर। बट हाँ इट इज़ रिस्कियर, अगेन रिस्कियर, बिकॉज उस पर वेदर का इफेक्ट भी होगा, ये चीज़ हो गया। पॉली हाउस के अंदर इट इज़ लेस रिस्की एंड वॉल्यूम जो है वो ज़्यादा आएगा। लेकिन उस वॉल्यूम को लाने के लिए सबसे पहले आपने 30 लाख रुपए ब्लॉक किए, वो सबसे बड़ा चीज़ था। उस पर कॉस्ट ऑफ कैपिटल लगेगी मैं बिजनेस वाले तरीके से देखूँ। फिर ऑपरेशनल एक्सपेंसेस भी थोड़े से ज़्यादा ही हैं इन कंपैरिजन टू ओपन, थोड़े से ज़्यादा है। चलो यहाँ पे 60 थे तो यहाँ पे आप 1,20,000 मान लो, डबल मान लेते हैं, लेकिन रिटर्न उस रेस्पेक्ट में निकलेंगे एंड दैट इज स्टेबल एंड सिक्योर। लेकिन अब देखो आप मेरे नज़रिए से भी, क्यों मैं 30 लाख रुपए लगाऊं, क्यों मैं मेरा ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर को बढ़ाऊं, क्योंकि रेशियो तो बराबर है। यहाँ पे 60 लगा के मैं 2 लाख निकाल रहा हूँ, यहाँ पे 1,20,000 लगा के मैं 5 लाख निकाल लूँगा। लगभग रेशियो इज बराबर, राइट। आरओआई सेम इन टर्म्स ऑफ ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर। बट यहाँ पे जो कैपेक्स ब्लॉक हो रहा है और ज़्यादा पैसा लग रहा है वो दूसरे किसानों के पास नहीं है और मेरे पास है, तो फ्रॉम अ बिजनेस माइंडसेट मैं उसको स्प्रेड करना चाहता हूँ।
मैं यही 1,20,000 यहाँ पे डबल लगाने के बजाय 1 एकड़ में लगाने के बजाय मैं उसको 2 एकड़ में लगा लेता हूँ, या अपने 2 फार्म्स पे लगा लेता हूँ अलग अलग जगहों पे, तो डाइवर्सिफाई भी हो गया। मैं ऐसा करना है। सो ऋतुराज भाई, जहां तक मैंने समझा है कि ओपन फील्ड में आप क्या कर रहे हो, लार्जर एरियाज और डिफरेंट क्रॉप से सिक्योरिटी क्रिएट कर रहे हो। पॉली हाउस, ग्रीन हाउस में क्या होता है कि एनवायरनमेंट का एक प्रोटेक्शन आ जाता है, तो फार्मर वहां सिक्योर होता है। करेक्ट, ये ऐसा ही होता है। और हमारे केस में हम ऐसा इसलिए ही कर रहे हैं कि वो जो डिफरेंस क्यों आ रहा है, क्योंकि सब लोग जिन्होंने ज़मीन खरीद रखी है उनके पास तो ऑप्शन ही यही है कि उसी ज़मीन से उनको सबसे ज़्यादा पैसा कमाना है, तो वहीं पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इस चीज़ों से सिक्योर करते जा रहे हैं। हमारे पास वो चीज़ नहीं है, हम तो लैंड लीज पे ले रहे हैं, हमें तो लैंड्स बढ़ानी है। एंड वी बिलीव एग्रीकल्चर में क्या है, लैंड इज हैविंग इन इलास्टिक सप्लाई। 55 करोड़ एकड़ ज़मीन है, 5 करोड़ एकड़ 25 एकड़ से ऊपर वाली है, ये सब चीज़ें चल रही है। और प्लस मजे की दूसरी बात, एग्रीकल्चर का जो प्रोड्यूस है वो भी इनइलास्टिक सप्लाई डिमांड फॉलो करता है, कितना ही खरीद लो कितना ही बेच लो, उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आता। बस द ओनली डिफरेंस कम्स इन प्राइसिंग, इसी के ऊपर सारा नेगोशिएशन चलता है। प्रोसेसिंग वाले चाहते हैं, मार्केट वाले चाहते हैं कि हमें सस्ते से सस्ता मिले, जो उगाने वाले हैं वो चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा महंगा मिले, महंगा बिके, सबको Right. पैसा सबको बचाना है, पैसा बचाना कमाना है, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है। तो और हमने बहुत सिंपल सिस्टम बना लिया, दोनों चीज़ इनइलास्टिक है, बस कैश फ्लो रोटेशन करते जाओ, फटाफट उगाओ फटाफट बेचो, उगाओ और बेचो, क्योंकि आपकी जो कॉस्टिंग है वो जनरली हर बार रिकवर हुई है हमारे केस के अंदर। मैं मतलब बहुत ही फ्रेंकली ये चीज़ बताऊँ, ओपनली ये ट्रांसपेरेंटली ये चीज़ बताऊँ, तो जो लोग बोलते हैं कि हमारे तो कॉस्ट भी रिकवर नहीं हो पा रही, मैं सच्ची में मैं ये चीज़ नहीं मान सकता, क्योंकि मेरी कॉस्ट हमेशा रिकवर हुई है, क्योंकि सारे टाइम रिकवर हुई है। हाँ, क्रॉप टू क्रॉप बात करो तो नहीं हुई है, ओवरऑल हमेशा रिकवरी है, क्योंकि मैं फार्म प्रोजेक्ट टू फार्म प्रोजेक्ट डील करता हूँ। एक प्रोजेक्ट के अंदर मेरे 3 क्रॉप्स चल रही है, मैं यूँ देखता हूँ कि इस फार्म प्रोजेक्ट के ऊपर हमने 10 लाख रुपए डाले हैं, तो इट इज़ ऑलवेज गिवन मी अ मिनिमम ऑफ 15 लाख रुपए बाय द ईयर एंड। कोई क्रॉप फेल भी हुई होगी, मैं तो कहता हूँ, क्योंकि वर्स्ट केस सिनेरियो क्रॉप्स के अंदर क्या होता है, बिल्कुल ही खराब हो गई तो वो स्टेज भी है, क्योंकि आप पैसा भी वहाँ पर भी तो बच रहा है। छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे आप यूँ मानो आपने सीड्स लगाया और उसके बाद मौसम खराब हो गया, लेट से बहुत सारी बारिश आ गई, तो सीड जर्मिनेट ही नहीं हुआ, तो आपका किस चीज़ का खर्चा जाएगा, लैंड प्रिपरेशन का और सीड का, इसके अलावा तो नहीं गया ना, तो आपका खर्चा वहीं रुक गया। लेट से पौधा बाहर आ गया, आपने एक बार फर्टिगेशन भी कर दिया, तो आपका सीड का, लैंड प्रिपरेशन का और फर्टिगेशन का खर्चा गया। हर स्टेज के साथ आपका खर्चा बढ़ रहा है, ऐसा तो नहीं कि फर्स्ट डे ही सारा जीरो हो जाता है। आपने ऐसा सिस्टम बनाया है कि हर क्रॉप अलग अलग स्टेजेस पे है, अलग अलग क्रॉप्स अलग एरियाज पे हैं, ताकि लॉस भी हो तो मिनिमाइज हो जाए। करेक्ट, एंड प्लस यू आर एबल टू ट्रैक द एक्सपेंसेस एट ईच स्टेज। वो तो सोच ही नहीं रहे ना आप, वर्स्ट के सिनेरियो आप, क्या होता है जनरली दुनिया के सामने पिक्चर जब यूं बोला जाता है ना, क्रॉप खराब हो गई, तो उसका मतलब पता है दुनिया क्या लेती है, कि क्रॉप खड़ी थी, जैसा होता है ना, खत्म हो गया, गेहूं पक चुका है और अचानक से बारिश आ गई, उनके दिमाग में वो पिक्चर है। लेकिन गेहूं जो है बहुत सारी स्टेजेस पे खराब हो सकता था, सीड फेंकने के बाद खराब हो सकता था, बारिश ज्यादा बीच में आने की वजह से खराब हो सकता था, सही जगह पे टेम्परेचर डाउन नहीं हुआ तब खराब हो सकता था, सही कॉमन आदमी नहीं समझ पाएगा, नहीं समझ पाएगा ये चीज। इसलिए एक और क्वेश्चन है, अभी आप देखो क्लाइमेट बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, राइट। अभी जो पोल्यूशन लेवल्स बढ़ रहे हैं, अगले 10 to 15 20 इयर्स में काफ़ी क्लाइमेट चेंज पे एनवायरनमेंट होगा, राइट। सॉइल फर्टिलिटी आपका इम्पैक्ट हो सकता है। ऐसे सिचुएशन में कई सारे लोग कह रहे हैं कि अगले 10 से 15 साल में आपका सॉइललेस ग्रोइंग बहुत तेज़ी से बढ़ेगा, राइट। ऑन दी अदर हैंड, आप जब ओपन फील्ड में कर रहे हो तो सॉइललेस फीजिबिलिटी नहीं बैठता है, तो आपने इसको अकाउंट किया है कि अगर ये सिचुएशन आ जाए आप कैसे इसको कॉम्बैट करेंगे? हमने इसको पैरेलली अकाउंट कर रखा है। द वे यू आर टेलिंग इज ट्रू, बिकॉज हम भी ये मानते हैं कि हो सकता है अगले 7 से 10 साल के अंदर द स्टडी सेज के टॉप सॉइल जो है वो लगभग खत्म सी हो चुकी होगी, राइट, एंड वी नीड टू स्विच टू दीज मेथड्स। बट हमने थोड़ा सा हमारे मेथड्स को इम्प्रूव किया है कि द गुड पार्ट इज कि आप सॉइल भी तो बार बार बना ही सकते हो, देयर आर मीडियम्स, डिफरेंट काइंड ऑफ मीडियम्स ऑल्सो, आप डिकम्पोजिशन यूज कर सकते हो। तो हमारा जनरली हमारे सारे फार्म्स के अंदर रीजनरेटिव एग्रीकल्चर मीडियम्स लाइक थोड़ा आप समझा सकते हैं, जैसे कोकोपीट होता है, ये सब सबस्ट्रेट्स वगैरह, और ओपन फील्ड में पॉसिबल है नहीं है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। जैसे आपके पास ड्राई लीव्स आ गया, पत्तियां तो गिरी रही है, आपके पास स्ट्रॉज बच गई, राइस हस्क बच गया, ये सब चीज बच गई, तो आप इन्हीं से ही आप इस चीज को डिकम्पोज कर सकते हो, सो दैट यू कैन इंक्रीज द न्यूट्रिशन ऑफ द सॉइल वेयर यू आर वर्किंग। ओके, सो जिसको बोलते हैं हम थोड़ा सस्टेनेबल पे वर्क करते हैं, लेकिन सस्टेनेबिलिटी शुड नॉट बी द राइट वर्ड एट दिस स्टेज ऑफ आवर कंपनी, बट मैं रीजनरेटिव एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस अभी से फॉलो कर रहा हूँ, जिससे कि आने वाले 3 साल के अंदर अंदर वी गेट इनटू सस्टेनेबल थिंग। हमें वो डर नहीं सताए कि मुझे दूसरे मेथड्स पे स्विच करना पड़ जाए, क्योंकि बिकॉज द अदर मेथड्स आर कैपेक्स हैवी, हाइड्रोपोनिक्स इज द कैपेक्स आ गया तो फिर करना ही पड़ेगा, एवरीबडी हैज टू फेस दिस, बट वी विल ऑलवेज बी हैविंग दैट लेवरेज, क्योंकि वी आर लाइक फर्स्ट मूवर इन दिस बिजनेस। इतने बड़े स्केल के अंदर जब हम खेती कर रहे हैं, तो हमारे पास जो एक तो मॉनिटरी लेवरेज भी आ गया, लैंड का लेवरेज भी आ गया, और प्लस वही वाली बात अगर एक साथ भी बोलूँ तो ऐसा तो कभी नहीं होगा ना कि
मुझे ड्रेस्टिक शिफ्ट करना है, ऐसा नहीं कि कल से सब खेत बंद करो और कल से सब हाइड्रोपोनिक्स में आ ट्रांजिशन जाओ, होगा। ऐसा कहीं नहीं होगा, इट विल बी इन फेजेस। 1 एकड़ आज शिफ्ट किया, एक पॉली हाउस, जैसे अभी हमारा हाइड्रोपोनिक्स का सेटअप चलता है, भी चंडीगढ़ के पास में एक चला भी रखा है अच्छा, हमने, आपने उसका भी रखा है। ठीक है, वो चल ही रहा है, ठीक है, हम उसको बंद ऐसे हम और सेटअप कर सकते हैं, सो वी हैव लाइक गुड पार्टनर्स एंड ये सब चीजें चली मतलब आप रेडी हो जस्ट इन केस हाँ। वो सिचुएशन आ गया, उसको फेस करने के लिए रेडी होना बिल्कुल, चाहिए। हम रेडी भी हैं और ओपन भी, मतलब वी आर वेरी फ्लेक्सिबल, एट द एंड बिजनेस चलाना है ना, पैसा बिजनेस का मोटिव आपने शुरू में डिफाइन कर ही दिया था, पैसा बनना चाहिए, प्रॉफिट आना चाहिए, अब वो कैसे भी आए, द मैंडेट इज इट शुड कम फ्रॉम एग्रीकल्चर, दैट्स द ओनली थिंग, गॉट इट, बेस लाइन इज दिस। गॉट इट। तो आई थिंक जो आप सब अभी तक हमने जो बात किया है दैट कम्स अंडर जेटा फार्म्स, राइट? तो आप थोड़ा ब्रीफ में समराइज करके समझा सकते हैं कि मॉडल क्या है जेटा फार्म्स, इन सिंपल वर्ड्स किसी को समझाना है तो करती क्या है? जेटा फार्म में आप 2 कीवर्ड से समझ सकते हो, दीज आर टेक्नोलॉजिकली ओरिएंटेड फार्म्स एंड डाइवर्सिफाइड फार्म प्रोजेक्ट्स, ठीक है। जेटा फार्म का बिजनेस मोडस ऑपरेंडी क्या रहता है, हम लैंड्स लीज पे लेते हैं, देयर इज आर अनदर विंग जिसमें हम इन्वेस्टमेंट रेज करते हैं, या बेसिकली आप ऐसे बोल लो, और अच्छे तरीके से बताता हूँ, हम क्या है वो पंच तत्व वाला एक फॉलो करते हैं चीज़। हमारे किसी भी एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट को, दुनिया के किसी भी एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट को 5 चीज़ों की ज़रूरत है, लैंड की ज़रूरत है, पैसे की ज़रूरत है, ह्यूमन रिसोर्स की ज़रूरत है, सप्लाई चेन की ज़रूरत है, और टेक्नोलॉजी और एग्रोनॉमी नो हाउ की ज़रूरत है। ये 5 चीज़ें चाहिए, अगर आपके पास ये 5 चीज़ें हैं तो कोई सा भी एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट चलेगा ही और कुछ चलेगा। है ही नहीं। इसके कुछ है ही बचा ही नहीं। लैंड लाने, अब हमारे पास ये 5 एक तरीके से मान के चलो, लेट्स से कि ऑन द फर्स्ट डे हमारे पास ये 5 नहीं है, तो हमने इनको लाने के अलग अलग रूट्स बनाए। लैंड लाने के लिए हमने क्या किया, बड़े लैंड ओनर से लीज पे लेना शुरू किया। दीज आर पैसिव लैंड, पैसिव एग्रीकल्चरिस्ट, ये लोग जनरली शहर में रहते थे, खेती देखने नहीं जाते थे, हमने इनसे लैंड लेना शुरू किया। पैसा लाने के लिए शुरू में हमें दिक्कत आई थी, बैंक से लोन हमें बहुत डिफिकल्टी मिलता था। अब हमारी सिचुएशन ऐसी आ गई, कंपनी लेवल पे कर रहे हैं तो बैंक लोन दे रहे हैं, नहीं तो हमने अपना खुद का एक रूट बनाया जिसको हम ब्रांडिंग करते हैं, आपने नेम है ग्रोपिटल करके, हम उससे रिटेल इन्वेस्टर से हमने पैसा लेना शुरू किया, तो पूलिंग ऑफ फंड्स, तो पैसा भी आ गया। तीसरा चीज़ था ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स के लिए खेती वाले लोग, फार्म लेबर्स वगैरह होते ही थे, सब जगह मिलते ही थे। हमें बहुत सुनने को मिला कि भाई लेबर की बहुत दिक्कत है, लेबर शॉर्टेज है, हमें तो मिलते ही नहीं है। हमने हमारा खुद का इनोवेटिव मेथड्स बनाए, हमने बोला लेबर को क्या चाहिए और हमें क्या चाहिए। तो पहला तो लेबर को लेबर सुनना पसंद नहीं है, और मुझे भी नहीं लगता कि ये कहना चाहिए, क्योंकि लेबर वर्ड ज़्यादा मेहनत वही करते हैं, मेहनत वही कर रहे हैं, दे आर द की थिंग, उसके बिना एग्रीकल्चर नहीं हो रहा, एंड दे आर फार्मर्स ओनली, राइट। तो लेबर वर्ड को इसलिए हटाओ क्योंकि लेबर वाज ऑलवेज एसोसिएटेड फ्रॉम द पास्ट विद द वर्ड ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, एक्सप्लॉयटेशन, गरीबी, हाँ, जो भी तो नेगेटिव हटा इमोशंस है सारे। हमने उसको नया इनोवेटिव ना नोमेनक्लेचर दिया, हमने बोला हम बोलेंगे कृषि वीर्स, ये डेजिग्नेशन है हमारी कंपनी के कृषि अंदर। वीर, अच्छा। कृषि वीर इज द डेजिग्नेशन, विद दिस द फील्ड लेवल डेजिग्नेशन जो हमारे साथ काम कर रहे हैं फील्ड्स के ऊपर। तो ये ह्यूमन रिसोर्स हो गए। वाई दीज आर द बेस्ट रिसोर्स, अगेन वही चीज़, मैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियर से खेती नहीं करवा सकता, बिकॉज ही विल नॉट नो द थिंग्स एंड ही विल फील समटाइम्स, मतलब बोलना नहीं चाहिए बट इन अ जॉली टोन में अगर आपको बताऊं तो होता है ना, जब ज्यादा पढ़ लिख लेते हो तो मिट्टी में हाथ डालने में थोड़ा सा मुश्किल अजीब होता लगता है, दिक्कत कहते हैं लगती है। खेती में सबसे पहले जब मैं ज्वाइन किया हूँ, मुझे किसी ने बोला खेती करना है, हाथ गंदा करना करना हो, पड़ेगा। वरना मत करो, ना सही तुम बात। बाकी जगह रहो। तो ऐसे हमें स्किल्ड लेबर फोर्स यहाँ से मिला, मतलब दीज आर द टीम ऑफ कृषिवीर जिसके थ्रू हम काम कर रहे हैं। ये कृषिवीर वाला पार्ट हो गया। दीज 3 थिंग्स वर ऑलरेडी अवेलेबल इन मार्केट, एम्पल सप्लाई ऑफ लैंड, एम्पल सप्लाई ऑफ मनी, एम्पल सप्लाई ऑफ पीपल। अब 2 चीज़ जो थी, इस पर डेवलपमेंट्स हो रहे हैं और होते ही रहेंगे। सप्लाई चेन में बहुत सारे पहले मल्टीपल है ना वो होते थे, चेक पॉइंट्स आते थे, ट्रेडर बीच में आता था, मंडी आड़त बीच में आता था, लोग आते थे, ग्रुपिज्म होता था, प्रोक्योरमेंट होता था, फिर सेल होता था। अब आप बड़े बन जाओगे तो आप डायरेक्ट कंपनी टू कंपनी डील कर सकते हो, आप मैकेन से बात कर सकते हो, आप चाहो तो आईटीसी से बात कर सकते हो, जो आप खुद के पास ग्रोइंग इतनी पावर होगी तो आप बात कर पा रहे हो। पहले हमें भी इसी रूट के थ्रू जाना पड़ता था। ये रूट भी एक बहुत ऑप्टिमल रूट है, क्योंकि जब आपके पास छोटे छोटे टुकड़ों में आ रहा है तो दिस रूट इज रिक्वायर्ड। आप इरेडिकेट नहीं कर सकते, जैसे बहुत सारे स्टार्टअप्स या कंपनीज आती हैं कि हम सप्लाई चेन के सिस्टम को डिसरप्ट कर देंगे, आड़त को ही हटा देंगे, नहीं कर सकते। ये सालों से चलता आ रहा है, और इसमें क्यों हर इंडस्ट्री में चलता आ रहा है, किस इंडस्ट्री में नहीं चला। जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज है सबको डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बनाना पड़ता है, C&F बनाना पड़ता है, डिस्ट्रीब्यूटर होता है, होलसेलर होता है, मतलब सब लोग बने हैं ना, चेन में है सब लोग, तो ये जरूरी है एग्रीकल्चर में। आई थिंक सप्लाई चेन और टेक्नोलॉजी ऐसी चीजें जो एवर इवॉल्विंग है, एवर इवॉल्विंग, कभी भी स्टेबल नहीं अब रहेंगी। लास्ट पार्ट वही टेक्नोलॉजी और एग्रोनॉमी का आ गया। एग्रोनॉमी मार्केट में अवेलेबल थी, हमने हमारे फार्म्स पे उसको इंप्लीमेंट करना शुरू किया। जो हमें पहले प्रॉब्लम डिस्कस किया था कि टेक्नोलॉजी रूट लेवल पे आ नहीं पा रही थी बिकॉज बहुत फ्रेगमेंटेड है। हमने हमारी फार्म्स हैं तो हमें तो कभी दिक्कत ही नहीं, हमें तो रोल आउट करना है। हमने सबको बोला कि नहीं ये IoT सेंसर लगेगा ही लगेगा फार्म पे, तो लगा दिया सब फार्म्स पे। अब हमारे यूज केसेस डिफरेंट है एग्रीकल्चर में, एग्रोनॉमी और टेक्नोलॉजी को नो आउट। हमारा टेक्नोलॉजी का हमेशा यूज रहा ट्रैकिंग और मॉनिटरिंग के लिए। हमें तो ये जानना है कि मेरा कृषिवीर ने काम किया या नहीं किया। कितना मिल रहा है मुझे। मैंने बोला कि मैंने उसको बोला कि पानी डाल देना। ज़्यादातर IoT सेंसर्स क्या बोलते हैं कि मेरा IoT सेंसर यूज़ कर लो जिससे कि पानी की बचत हो जाएगी। मैं बोला मुझे पानी की बचत नहीं करनी, मुझे सही में पैसा कमाना है, प्रोड्यूस आना चाहिए मेरे पास पहले। तो IoT सेंसर से मैंने क्या देखा कि मेरे कृषिवीर ने अगर पानी डाला है तो मिट्टी गीली हुई है,
ट्रिगर आ गया है, तो सॉइल इज मतलब मॉइस्चर इंक्रीज हो गया है, तो इट मींस द वाटर हैज बीन गिवन, तो वर्क हैज बीन डन, दिस वाज द वर्क मॉनिटरिंग फॉर मी। तो IoT सेंसर बेसिकली इसके थ्रू आपको बैकएंड मेरा यूज केस अलग कर दिया मैंने, ठीक है, यूज केस अलग है। करेक्ट। दूसरे लोग ये देखते हैं कि मेरे को कितना पानी देना है, सूख रही है मिट्टी तो मैं और पानी दे दूं, मेरा ऐसा नहीं है। हमने तो पैकेज बना रखा है, आज पानी देना है तो देना है, बस। ये काम मुझे ट्रैक करना है। जैसा अदर कंपनीज में भी होता है ना, अटेंडेंस सिस्टम्स एंड ऑल, तो ये हमने हमारे मैकेनिज्म बनाए के, दिस इज नॉट फॉर IoT सेंसर, अकाउंटेबिलिटी, हाँ एवरीथिंग। तो टैग का यूज हम मॉनिटरिंग और इससे लेते हैं। तो अब ये जो 5 चीजें हैं, इसके थ्रू हम पूरे फार्म्स को रन करते हैं और सिस्टम्स बनाते हैं, और यही चीजें हमारे पूरे फार्म्स का बिजनेस मॉडल, ये मोडस ऑपरेंडी है हमारा। अभी आपके पास कितने सारे कृषिवीर हैं, कितना लैंड में आप खेती कर रहे हो, क्या आप तो हमें बता सकते हैं? इन टोटलिटी अभी हमारे पास करंटली अप्रोक्सीमेटली 65,000 एकर्स के लगभग लैंड एरिया है, 65,000 एकड़ एकड़ लैंड एरिया, जिसमें मोस्ट ऑफ द लैंड एरिया नॉर्थ ईस्ट की साइड में, क्योंकि एकदम से हमें वहाँ पे प्रमोशन अच्छा मिल गया था, ठीक है। करंटली अगर मैं सारे कृषिवीर और पूरी टीम की बात करूं, और मैं अगर आपको सेग्रीगेशन करके ही बताऊं, तो एक है जो मैनेजमेंट टीम जो ऑफिसेज और फील्ड लेवल्स पे अपर लेवल पे रहती है, और एक कृषिवीर की टीम जो सही में वर्क ऑन द ग्राउंड कर रही है। तो कृषिवीर वाली वर्कफोर्स जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 1800 फैमिलीज है, ठीक है। और उसके ऊपर जो ऑन ग्राउंड ये वाला जो स्टाफ है मैनेजमेंट वाला, वो भी अप्रॉक्सीमेटली 120 लोग हैं। तो इनके थ्रू ये पूरा का पूरा रोल डाउन होता है, जिसके अंदर हम ट्रैकिंग मॉनिटरिंग कर रहे हैं, रोज के अटेंडेंस सिस्टम्स चल रहे हैं, एंड वी हैव गॉट इन लाइक इनोवेटिव टेक्निक्स में, वो आपको बताने भूल गया। कृषिवीर वाले मॉडल के अंदर जो इनोवेशन था वही था कि सिक्योरिटी ऑफ मनी के साथ साथ हमने उनको आगे तक का लाइफ लॉन्ग सिक्योरिटी बनाया। हमने पेंशन फंड शुरू कर रखा है हमारा खुद का, तो उनको गारंटीड रिटर्न तो दे ही रहे हैं, क्योंकि लोगों को दिक्कत आ रही थी ना, बोल रहे थे ना कि लेबर मिलने में बहुत दिक्कत होती है, ये होती है। मैंने हमें तो नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही? क्योंकि हमने हमारी इंडस्ट्री को ग्लैमरस बनाने की कोशिश करी। हमने बोला मैं मंथली फिक्स इनकम भी दे रहा हूँ, प्रॉफिट का शेयर भी दे रहा हूँ। आप देखो कि जनरली लोग क्या है, एक स्टेबल सिक्योर इनकम चाहते थे। किसान का बेटा किसान क्यों नहीं बनना चाहता? बोले पैसा ही नहीं बन रहा, मैं शहर में जाके पियोन बन जाऊंगा। लोग का नोशन है कि खेती में पैसा नहीं है। हमने बोला पैसा है ना, आप जुड़ो तो सही हमारे साथ, मैं दे रहा हूँ ना आपको मंथली फिक्स, आपको सारी चीज की स्टेबिलिटी मिल, लाइफ फैमिली सिक्योरिटी मिल गया। बच्चों के लिए एजुकेशन फंड भी बना रहे हैं हम, उनके बच्चों के लिए। इनफैक्ट इंडिया इमोशनल कंट्री है, तो हम उन लोगों के मम्मी पापा के लिए पिलग्रिमेज 30,000 का फंड भी बना रहे हैं, क्योंकि जोड़े रखना है ना। तो आप पूरे परिवार को जोड़ रहे हो इन अ वे, ये जोड़ना जरूरी था। जैसे आप देखना बैंक्स के अंदर, IT कंपनीज के अंदर बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, यार मैं ये कंपनी ज्वाइन कर लेता हूँ, ये मेरे को कनाडा भेज रही है, ये मेरे को US भेज रही है प्रोजेक्ट के लिए। लाइक एक वो फीलिंग आती है कि हाँ मेरे को वहाँ जाना है। इनको वो फीलिंग कैसे दें हम? इनको बोलते हैं तुम्हारे मम्मी पापा को तीर्थ यात्रा मैं कराऊंगा, तुम्हारा परिवार सॉर्टेड। इनफैक्ट हम यहाँ तक देते हैं कि तुम्हारे नहीं, तुम्हारे वाइफ के मम्मी पापा को भी तीर्थ यात्रा मैं कराऊंगा, तो वाइफ जॉब भी नहीं छोड़ने देती। बोले ऐसे कैसे छोड़ देगा, मेरे मम्मी पापा भी तो तीर्थ यात्रा जाएंगे। आप उनको इनकम सिक्योरिटी दे रहे हो, साथ में एजुकेशन सिक्योरिटी, फैमिली की वो अपर सिक्योरिटी, क्योंकि उनको चाहिए कि मैं मेरे परिवार के लिए कुछ करूँ, ठीक है, क्योंकि इनकम इतनी नहीं आई। प्लस लाइफ लॉन्ग सिक्योरिटी बाय क्रिएटिंग द पेंशन फंड इटसेल्फ। ये अभी तक किसी ने कंपनी ने नहीं किया इस तरीके से। ये हम अपने आप में इस चीज़ को, हम तो यूनिक और बहुत प्राउडली इस चीज़ को बताते हैं कि हमने ये जो एक हमने रोजगार योजना शुरू कर रखी है। हम यही बोलते हैं कि 65,000 एकड़ ज़मीन है, तो हम जब तक ये कल्टीवेशन में आएगी तो हर 2 एकड़ के ऊपर एक आदमी को रोजगार देना ही देना है हमें। और ये जरूरी भी है, क्योंकि हमें भी तो लोग चाहिए ही। और ये लोग मिलेंगे कैसे? जब तक मैं इस इंडस्ट्री को ग्लैमरस नहीं बनाता, राइट पर्क्स नहीं देता, राइट बेनिफिट्स नहीं देता। मैं इंश्योरेंस दे रहा हूँ, चाइल्ड एजुकेशन फंड दे रहा हूँ, पिलग्रिमेज फंड दे रहा हूँ, इनफैक्ट पेंशन फंड दे रहा हूँ कि आप मेरे साथ जुड़ोगे तो 60 साल बाद मैं पेंशन भी दूंगा। करेक्ट, जुड़ो तो सही। एग्रीकल्चर इज द बेस लेवल, वो कहीं नहीं जाने वाला। कितने ही कोई सब इंडस्ट्री खत्म हो जाए, एग्रीकल्चर तो रहना ही है, खाना सबको खाना है। बिल्कुल 10,000 साल से चल रही है और आगे भी इटर्निटी तक चलती रहेगी, कभी खत्म नहीं हो सकता। रूप बदल सकते हैं, वे बदल सकता है, हो सकता है लोग हाइड्रोपोनिक्स में शिफ्ट हो जाएंगे, लैब ग्रोन फूड खाने लग जाएंगे, लेकिन दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर। देन खेती है, खेती अलग फॉर्म्स ऑफ खेती, अलग फॉर्म्स ऑफ एंड रिजल्ट खेती है। राइट। आपने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बोला, हमने पहले भी डिस्कस किया कि खेती, एग्रीकल्चर, दे डोंट फाइंड एग्रीकल्चर ग्लैमरस। लोग को लगता है कि यार खेती क्या है, गरीब लोग करते हैं, लेबर करते हैं। सो हमें वो नोशन बदलना जरूरी है। हमें लोग को ये रियलाइज कराना है कि खेती, आपके जो खाने पे प्लेट आ रहा है खेती की वजह से आ रहा है। हाँ। आप जो अपनी गर्लफ्रेंड को फूल दे रहे हो वो भी कहीं किसानी ग्रो कर रहा है, राइट? तो ये सब चीज जब लोग को रियलाइज होगा, देन दे विल बी अ लॉट मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स एग्रीकल्चर, एंड देन रियलाइज द वैल्यू एंड द मनी इट ऑफर्स। मनी इन द सेंस कि ये इंडस्ट्री कहीं जा नहीं रहा है। हाँ। आपका AI आ जाए, चैट GPT आ जाए, कुछ भी आ जाए, सब खेती में तो रहेगा ही रहेगा। कुछ भी आ जाए, चीज तो मिट्टी से ही होगी ना। मिट्टी तो कहीं नहीं जा रहा। राइट। मिट्टी भी चले गया तो ठीक है, सॉइल बेस भी आ गया, वही। राइट? तो एज अ यंगस्टर, समवन इन हिज 20s, मेरे को आपसे एक पर्सनल क्वेश्चन है ऑफ एग्रीकल्चर, राइट? सबको एक होता है कि 20-20s में खुद का कुछ शुरू करना है, स्टार्टअप्स करना है, पैसे कमाना है। खुद का जब कंपनी बनाते हो, कहीं कितना भी कमा के पैसा कमा लो, बट खुद का कंपनी से पैसा है, वो एक अलग फीलिंग होता है। बिल्कुल सही बात। तो राइट, आपको क्या लगता है, शुड यंगस्टर्स जंप इनटू स्टार्टअप्स
एट व्हाट टाइम आपको लगता है कि यू आर रेडी टू स्टार्ट स्टार्टअप? आपने मेरे हिसाब से 2-3 स्टार्टअप किया है, राइट। आपने फेल किया एज अ बिजनेस एंड आप अभी एक एग्रीटेक स्टार्टअप भी कर रहे हो, राइट? सो व्हेन डिड यू रियलाइज कि अभी मेरा सही समय है, आई कैन पुश माई सेल्फ इनटू अ स्टार्टअप? हाउ डज समवन डिसाइड दैट? सो इट इज नॉट अबाउट द डिसाइडिंग, पहले तो कूदना ही पड़ेगा, ठीक है, उसी के बाद तैरना सेम चीज, आएगा, हाथ गंदा करना ही पड़ेगा। इसके अंदर बस प्राइम मोटिव ये है कि द विजन विच यू आर टेकिंग टू जंप इनटू दिस काइंड ऑफ थिंग, एनी काइंड ऑफ स्टार्टअप और एनी काइंड ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, द विजन शुड बी वेरी क्लियर। कई लोगों के क्या है, विजन जो है वो अलाइन नहीं होते लॉन्ग टर्म के लिए। ज़्यादातर लोगों के लिए स्टार्टअप्स बिकम सक्सेसफुल ओनली व्हेन यू रेज फंड्स, ये एक नोशन सा बना हुआ है, राइट? ये गलत है। हम कहते हैं आप घुसो, किसी भी बिजनेस में घुसो, तो आप प्रॉफिट बनाने के लिए घुसोगे ना, देन ओनली यू विल ट्राई टू क्रिएट अ लीगेसी। हम भी हमारे बिजनेस के अंदर लीगेसी बिजनेस बनाना चाहते हैं। हम सच्ची में ये चाहते हैं कि 30 साल बाद, है ना, हमारा बिजनेस उस लेवल पे खड़ा हो कि लोग बोलें कि मेरे पापा जेटा फार्म में नौकरी करते थे, मेरा भी वही है विजन। वो आज जैसे जब कंप्यूटर साइंस इंजीनियर बनता है तो उसके दिमाग में नहीं आता आई शुड वर्क इन गूगल, आई शुड वर्क इन एप्पल, राइट? तो हम ये चाहते हैं कि जब कोई बंदा बीएससी एग्रीकल्चर करके निकले, ये निकले, तो वो जेटा फार्म में नौकरी करने का सपना देखे। हम वो चीज एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, मिल जाए तो लाइफ सेट है। वैसा वाला चीज मैं बनाना चाहता हूँ। मैं अगर आप वही चीज स्टार्टअप्स के नजरिए से भी देखो, तो हर आदमी को इस टाइप का विजन लेके जब चलेगा, he will try to, if he has that vision of creating a legacy, then only he will win. If he tries to create a product which can be acquired by some bigger company, then he is not in the right zone of entrepreneurship. एक चीज तो क्लियर है, आप जेटा फार्म्स बेच नहीं रहे हो अभी। ना आपने मतलब आपने वो इन्वेस्टमेंट वाले पाथ पे इसलिए नहीं गया क्योंकि आपने पैसा बनाना है, क्योंकि बहुत सारे अभी कंपनीज आ रहे हैं एग्रीटेक में भी, जनरली नाम नहीं लेना चाहूंगा, बट दे आर रेजिंग अ लॉट ऑफ मनी, बट डुबा दिया पैसा कहाँ जा रहा है, नहीं पता जा रहा है, किसी को नहीं मालूम है, राइट? सो फंडिंग इज ओके, बट द मेन गोल शुड बी कि आप profit is the key word in any business. I am in a business of making profit. Correct. That should be 2 lines. ये कोई भी स्टार्टअप अपने पास रोज है ना, बस उसको पढ़ के निकले कि मैं बिजनेस चलाना है, प्रॉफिट बनाना है, बस, तो ये अपने आप सक्सेसफुल बनता जाएगा। पैसा नहीं बना रहे हो या तो बिजनेस चेंज कर लो या बंद कर दो। बिल्कुल सही बात। तो आपने ये फंडा फॉलो किया कि फॉलो प्रॉफिट्स, एंड एनी एडवाइस आप किसी को दोगे तो से स्टार्टअप कर रहे हो तो इंश्योर दैट योर कंपनी इज मेकिंग मनी। करेक्ट। अगर आपका प्रॉफिट नहीं बन रहा है तो देयर इज नो पॉइंट। एंड सेकंड चीज कि एक विजन के साथ करो। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा चीज बोला, डोंट लुक टू बिल्ड अ प्रोडक्ट, आइदर लुक टू हैव अ लेगेसी एंड लुक टू हेल्प पीपल। करेक्ट। आई थिंक आप जो कर रहे हो, आपका जो विजन है टू हेल्प लॉट ऑफ पीपल, हेल्प फैमिलीज, एंड उसी विजन से एक बिजनेस बढ़ेगा, राइट? नाउ फाइनेंस, राइट? किसी भी बिजनेस में फाइनेंस बहुत जरूरी है। आपका फाइनेंस बैकग्राउंड है, आपने फाइनेंस में पढ़ाई किया है, क्या आप ये समझा सकते हैं कि हाउ इज फाइनेंस हेल्पिंग इन योर बिजनेस? एंड थोड़ा ग्रोपिटल के बारे में बताइए, बिकॉज दैट इज अ वेरी यूनिक कॉन्सेप्ट जो कई लोग सुने नहीं है, एंड इट्स एन ऑल्टरनेटिव अपॉर्चुनिटी फॉर देम टू इन्वेस्ट। क्या आप थोड़ा उसके बारे में समझा सकते हैं? बिल्कुल। तो जैसा अभी मैंने आपको 5 तत्व बताया, उसमें सेकंड तत्व जो था वो यही था, फाइनेंस, राइट? और अच्छे से बताऊं, आई सेड इन एन इंटरव्यू आल्सो, किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए 3 देवियों की जरूरत होती है, सरस्वती, लक्ष्मी जी और काली माँ। ठीक है, काली माँ इज डिनोट्स द पावर, सरस्वती डिनोट्स द नॉलेज विच यू हैव, एंड लक्ष्मी जी इज ऑलवेज रिक्वायर्ड। नाउ द लक्ष्मी और द फाइनेंस हैज मल्टीपल फॉर्म्स बिकॉज मनी हैज नो कलर एंड नो नेम। ठीक है, एट द एंड यू नीड मनी टू डू बिजनेस और डू एनी वर्क। इवन फॉर लाइफ चलाने के लिए लोग जॉब करते हैं जिससे कि मंथली कुछ पैसा आए, लोग बिजनेस करते हैं जिससे कि उनका बिजनेस ग्रो करे, उनके घर का परिवार का पैसा चल सके, या फ्रीलांसर्स काम करते हैं कि उनको भी कुछ ना कुछ पैसा मिल सके। फाइनेंस लाने के मल्टीपल तरीके हैं। एक है कि आपने कुछ चीज़ बनाई, उसको बेचो, पैसा आएगा। दूसरा है आपने किसी से उधार ले लिया। ठीक है, तीसरा है आपने अपने बिजनेस के अंदर पार्टनरशिप दे दी कि किसी को साइलेंट पार्टनर मिलेगा, आप इन्वेस्टमेंट डाल दो, लाइक वीसीज एंड ऑल, पीपल पुट मनी, राइट? इक्विटी इज देयर, राइट? तो दीज आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मनी। देयर कैन बी डिफरेंट ऑल्टरनेटिव रूट्स टू जनरेट दिस फंड्स। लोन लेने के लिए मैं आपसे सिंगल हैंडेडली भी बात कर सकता हूँ, या मैं पब्लिक को बता सकता हूँ कि भाई मैं खेती कर रहा हूँ, मुझे पैसा दे दो। तो ये है, हमने इसके ऊपर एक पूरा मॉडल क्रिएट किया, हमने इस चीज़ को नाम दिया ग्रोपिटल, राइट? दिस इज आवर सिस्टर कंसर्न ओनली। वाई वी डिड दैट? बिकॉज एग्रीकल्चर के अंदर जनरली खेती करने वाले जो लोग थे उनको डायरेक्ट लोन नहीं मिलता था। दीज पीपल वर नॉट हैविंग एनी क्रेडिट प्रोफाइल ऑल्सो, प्लस ऑल्सो दे वर नॉट हैविंग द राइट काइंड ऑफ बैलेंस शीट्स टू पुट अप इन फ्रंट ऑफ बैंक्स। बैंक्स के पास आप लोन लेने जाओगे तो वो आपका ITR देखेगा, सब चीज देखेगा, बहुत सारे किसानों के पास वो है ही नहीं, राइट? और फिर क्या होता है, बिजनेस, अगर मैं एज अ बिजनेस उनके पास जाता हूँ, तो जब मैंने स्टार्ट किया तब मेरे पास भी वो बैलेंस शीट्स वगैरह नहीं थी, क्योंकि मुझे मिनिमम 3 साल का वो दिखाना पड़ेगा टेन्योर कि मैं कुछ पैसा कमा रहा हूँ, प्रॉफिटेबल चल रहा है, मेरे पास आगे से आगे वर्क ऑर्डर्स हैं, तभी तो बैंक भी मुझे वर्किंग कैपिटल या लोन देगा। इंफ्रास्ट्रक्चर लोन मिलता है, ट्रैक्टर के मुझे लोन मिल जाएगा, पॉलीहाउस लगाना है लोन मिल जाएगा, ये सब चीज़ें आसान थी। लेकिन फिर भी बिजनेस चलाने के लिए जो रोटेशन मनी चाहिए, कैश फ्लो चाहिए, वर्किंग कैपिटल जिसको बोला जाता है, वो लोन नहीं मिल रहा था।
उसके लिए हमने ये इनोवेटिव प्रोडक्ट निकाला ग्रोपिटल। इसके अंदर हमने क्या किया, एक स्ट्रक्चर ऐसा क्रिएट किया कि जितने भी लोग थे हमने पब्लिक से बताया कि हमने कैसा कैसा प्रोडक्ट बनाया है, एक प्लेटफॉर्म बना दिया है। When you put up this money, you become a passive owner or a fraction owner of the farm projects which we have. Not a single farm project, all the portfolio. जो पूरे full पोर्टफोलियो जो अभी जो 66,000 एकर्स की मैं बात कर रहा हूँ, so every person is a part fractional owner of this 66,000 acres. Got it. So their income is also safe. Although मैं उनको दिखा ऐसे ही रहा हूँ कि भाई आप इसके फ्रैक्शनल ओनर बन गए, मैं आपको एक प्रॉफिट का शेयर दूंगा, तो हाँ एक अनदर यूएसपी यही है कि फ्रैक्शनल जब प्रॉफिट का शेयर दे रहा हूँ तो उनके लिए टैक्स फ्री भी है। सो इन अ वे दे आर पैसिव फार्मर्स। सो सब अपनी अपनी लाइफ या सारे स्टेक होल्डर्स के विन विन सिचुएशन में आ गए। इन्वेस्टर बोले यार मैं शहर में हूँ, आराम से नौकरी कर रहा हूँ, लेकिन हाँ मन तो है मेरा खेती करने का। और आप नोटिस भी करना, ज़्यादातर जितने भी रिटायरमेंट के एड्स होते हैं ना, वो ऐसे ही दिखाते हैं कि दो है ना ओल्ड एज कपल्स बैठे होते हैं, वो फार्म में बैठे होते हैं, पीछे फार्म हाउस होता है, आराम से छतरी लगी होती है, और ऐसा ही दिखाया जाता है। तो दे हैव दैट सेंस ऑफ फीलिंग कि हाँ यार मैं पैसिव फार्मर बन चुका हूँ, आई हैव ऑलरेडी इन्वेस्टेड इन फार्मिंग। बिकॉज पीपल फील रिलेटेड टू फार्मिंग, दे वांट टू डू समथिंग, बट the surrounding and the society doesn't allow them to do so. And some people don't want to do the farming. Exactly. So this is a way for them to associate without doing farming. So it's a win-win situation for us also. We got the right money at the right time with the right kind of people who can relate to it, and they are also happy कि उनको passive farming करने का मौका मिल गया, and they are earning good also in a format of tax-free income. This is Gropital. But ये बताइए, as a normal आदमी मैं क्यों invest करूँ आपके सिस्टम में? मेरे पास स्टॉक मार्केट भी है, एफडी है, सो हाउ डज इट कंपेयर टू द डिफरेंट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस? सो हम थोड़े से मिड में आते हैं। एफडी से ज़्यादा रिटर्न्स हैं, लेकिन स्टॉक मार्केट से कम रिस्क है। बस यही दो लाइन है और कुछ नहीं। स्टॉक मार्केट से रिस्की है वैसे, अगर टेक्निकली आप क्रॉप टू क्रॉप देखोगे तो स्टॉक मार्केट से भी ज़्यादा वॉलेटाइल है एग्रीकल्चर का मार्केट। ये टमाटर 3 महीने पहले 150 भी पहुंचेगा और 2 रुपये पे भी आ जाएगा। आपने पहले भी बोला था, करेक्ट है ना, ये चीज़ होगी। लेकिन बट विद द इंक्रीज, ऐसे बोलता हूँ मैं, कैन यू फेल अगर आप पूरा एनएसई आप ओन कर रहे हो तो? वही मैं सोचा था, इससे आपने पूरा ये दे दिया उनको। ये पूरा ही मेरा है और आप उसके फ्रैक्शनल ओनर हो, तो नाउ यू आर पार्ट ओनर ऑफ द होल इकोसिस्टम ही आप हो। आप कभी फेल ही नहीं हो सकते, और ये जितना बड़ा होता जाएगा आपके फेलियर के चांसेस और कम होते जाएंगे। सो दैट्स वेयर इट बिकम्स लेस रिस्कियर व्हेन वी क्रिएट द स्ट्रक्चर और द प्रोडक्ट जो हम रैपिंग करके दे रहे हैं उसको इस तरीके से, दे आर मोर सिक्योर इन टर्म्स ऑफ एफडी से ज़्यादा रिटर्न हम दे ही रहे हैं। Is it possible to lose money? लेकिन no, आप बोल रहे हो कि मैं पक्का से पक्का पैसा दूंगा। हाँ, उसका रीजन ये है कि इट इज नॉट काइंड ऑफ कमिटमेंट इन टर्म्स ऑफ रिटर्न में आप इस तरीके से नहीं देते, बट व्हेन दे बिकम पार्टनर्स सो दे गिव देयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन। तो कैपिटल कंट्रीब्यूशन कभी भी कम नहीं हो सकता until unless the business don't make money। हमने बिजनेस को सिक्योर कर रखा है, आगे से आगे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट से सिक्योर कर रखा है। प्लस एज आई सेड, मैंने शुरू में बताया कि कभी भी मेरी कॉस्ट कभी भी ना जीरो नहीं हुई है। सो मैं आपको एक फनी स्टोरी बताता हूँ। There is a person in our team, his name is Ram. He's well connected with the startup ecosystem, mainly in the agriculture side of it. वो हमसे शुरू में जुड़े थे to help us in raising funds and all, then to invest with us also। ठीक है, उस समय उनको यकीन ही नहीं हो रहा था कि यार हम पैसा भी बना सकते हैं, प्रॉफिट भी आता है खेती के अंदर। तो एंड ही वॉज एसोसिएटेड विद स्टार्टअप एग्रीकल्चर वाले से ही। तो उन्होंने मध्य प्रदेश के किसान से पूछा कि क्या क्या इकोनॉमिक्स है, क्या है इसकी। मैंने उनको बोला भी था, जैसे मैं अभी बता रहा था कि लोगों को पूछना चाहिए सब लोगों से। तो उन्होंने उससे जाके जब पूछा कि सोयाबीन कितने रुपए में क्या लगाते हो, तो बोले बीज लगाते हैं, लेबर का खर्चा आता है, ये आता है, ये आता है। तो मुश्किल से मोटा मोटा उनको जो पता लगा कि वो खर्चा है 1 एकड़ के अंदर 18 से 20 हज़ार रुपये के लगभग का। एंड सोयाबीन कितने का बिक जाता है तो वो पता लगी। तो ही वाज लाइक माइंड ब्लोन कि भाई ये तो 35 से लेकर 45 हज़ार के बीच में सोयाबीन बिक रहा है। तो ऑन एन एवरेज लाइक 100% से भी ज़्यादा मार्जिन। 20 हज़ार लगा के 40 हज़ार अगर आपके 4 महीने में बन रहे हैं, तो इससे अच्छा बिजनेस मॉडल क्या है? एंड दैट टू टैक्स फ्री। So Ram was like mind blown, and why it is a funny story? He wanted to associate it with us as an investor or help us in raising funds in a pool there. Now he's working with us in the company as a core team member, right? Oh, wow. So he's a core team member, part of the co-founding team itself there. हम चीजें बना रहे हैं। So it gives us like very good feeling कि लोग connect कर पा रहे हैं। He was having that acumen coming from an agriculture background and all, like not from agriculture background, agriculture investment background. So he's seen multiple businesses and he got really clicked with this thing that you are doing something really good at the base level which is economically profitable as well, right? Again, लोग को वो समझ नहीं रही खेती से ये पैसा बन सकता है। So I think that's a great message for youngsters and people who want to come कि खेती में पैसा है। बिल्कुल। वो जो किसान कर रहे हैं, you can do it on a scale and earn lot of money. Correct, right? Correct. So इसी context में एक question है, right? There are two types of models. एक होता है कि larger land area, lower capex. एक होता है smaller land area, larger capex, right?
पॉली हाउस में 20-25 लाख मिनिमम आई थिंक इन्वेस्टमेंट होता है, होगा, लेकिन आपका रिटर्न आपको मिलेगा हम्म, क्लोज टू 10-15 लाख मिल सकता मिल है। सकता है, बिल्कुल तो ब्रेक इवन करने में 1-2 साल लगेगा, हाँ, बट वो पॉली हाउस स्ट्रक्चर आपका 20-25 साल तक है। बिल्कुल सही सो राइट, आप पर साल उतना इनकम कमा सकते हो, राइट। हम्म। ना लेट्स से मैं बाहर का आदमी हूँ, राइट, तो मेरे पास पैसा है, सो मैं पॉली हाउस में भी क्यों नहीं इन्वेस्ट करूँ? व्हाई इज दैट नॉट अ बेटर ऑप्शन अकॉर्डिंग टू यू? ओके। सो नहीं, इट इज अ बेटर ऑप्शन, इट इज, आप अगेंस्ट नहीं हो उसके? अगेंस्ट नहीं हूँ मैं, Correct. आई लाइक, सो इसको आप ऐसे लो, इट डिपेंड्स ऑन मल्टीपल फैक्टर्स। हम्म। सो अगर आपके पास पैसा है और आपकी खुद की लैंड है, और वो लैंड अगर 5 एकड़ से छोटी है, देन यू शुड ऑलवेज गो फॉर पॉली हाउस, बिकॉज वो आप ही का सेटअप रहने वाला है, 25 साल तक आप उससे रेगुलर कमाई करते रहोगे, देन इट बिकम्स अ गुड एसेट फॉर यू, राइट, बिकॉज इट इज अ अर्निंग एसेट। मे बी इट इज डेप्रिशिएटिंग, बट ऑपरेशनली आपके पास इनकम जो है या वॉल्यूम ऑफ द मनी विच यू विल बी गेटिंग विल बी हायर। फॉर पीपल लाइक अस हु डोंट ओन द लैंड, हम लीज पे जाते हैं, खुद का लैंड नहीं है खुद का लैंड नहीं है लेकिन पैसा है, ठीक है, तो खुद का लैंड नहीं है तो मैं 25 साल तक की चीज क्यों सोचूं? मुझे नहीं पता कि 5 साल बाद लीज खत्म करनी पड़ेगी या नहीं। सो वी गो विद एन इनोवेटिव सिस्टम wherein we also make use of certain kind of polyhouses जैसा स्ट्रक्चर हम भी बना लेते हैं, लेकिन हम GI पाइप्स का मेजर खर्चा होता है, अगर आप देखोगे ना 20-30 लाख के लोहे अंदर, का। हाँ लोहे का खर्चा ज़्यादा है, राइट, वही बस्ता भी है, एट द एंड आप उसी को ही स्क्रैप में बेचते हो और कुछ नहीं मिलेगा। शीट्स तो क्योंकि चेंज होती रहती है 3 से 5 साल के अंदर, तो हमने क्या किया, शीट्स खरीदो, बैम्बू के ऊपर ये स्ट्रक्चर लगा लो। अगर मैं पॉली हाउस की बात करूँ तो दैट्स व्हाई आई वाज सेइंग आई एम नॉट अगेंस्ट इट, मैं भी चाहता हूँ ये चीज़ हो जाए, ऑप्टिमाइज कर रहा है। ऑप्टिमाइज करो। ओपन फील्ड में हम बस इसलिए जाते हैं कि कैपेक्स बहुत कम लगता है, एंड हमारा जो भी हम कैपेक्स लगाना चाहते हैं वो मूवेबल एसेट्स में लगाना चाहते हैं, पैसा फंसता नहीं है, फंसाना नहीं है, क्योंकि हमारी किराए की ज़मीन है, समझ ठीक गया। है, क्योंकि यू नेवर नो हाउ थिंग्स विल चेंज, क्या होगा। मे बी इट इज़ अ लॉन्ग टर्म एसोसिएशन, क्योंकि आप जुड़ते तो लॉन्ग टर्म एसोसिएशन के लिए, लेकिन क्या होता है, समय बदलता है, 25 साल बहुत बड़ी लाइफ है, राइट, पीढ़ी बदल जाती है कि लैंड ओनर्स जो थे उनके बच्चे आ गए, वो बोले कि नहीं नहीं हम तो खुद की फैक्ट्री सेटअप करना चाहते हैं, या लेट्स से कि मैं खुद खेती करना चाहता हूँ, कुछ भी हो सकता है, यू नेवर नो, राइट। तो हम उस रिस्क में नहीं जाना चाहते। तो द एसोसिएशन हम चाहते हैं आइडियली एक 5 साल का रहे, उसके अंदर आप खेती करो और बना के निकलो, और हर साल पैसा बना लो, दैट इज मोर बेटर। जैसे आपने बोला पॉली हाउस के अंदर 2 साल 3 साल के अंदर ब्रेक ही बनाएगा, हमारे ओपन फील्ड के अंदर हमारा तो इंटरनल मैंडेट ही ये रहता है, कैसे भी करके जो भी पैसा आपने इनपुट डाला है, किसी भी फॉर्मेट में डाला हो, वो 12 महीने के अंदर वापस ही आपके पास आ जाना चाहिए। सो टेक्निकली विदिन 12 मंथ्स वापस चाहिए हमें, कैसे भी करके चाहिए, वरना उस प्रोजेक्ट को मत करो। तो आप ये जो करना बोल ही रहे हो मत। पैसा वापस आना चाहिए किसको? किसान को? किसान को नहीं, मैं मेरी बात कर रहा हूँ, अच्छा। हमारे पास आ जानी है। मतलब लेट्स से कि इफ आई एम इन्वेस्टिंग 10,000 रुपीज इन एकड़, सो उस क्रॉप की लाइफ कभी भी 9-10 महीने से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। जैसे टर्मरिक वगैरह है 9-10 महीने में निकल जाती है, तो हार्वेस्ट हो गया 9-10 महीने के अंदर, मैंने मार्केट में सेल किया, तो अगले 2 महीने के अंदर पैसा वापस भी चाहिए मेरे को। 10,000 लगाया, 10,000 लगता नहीं है, टेक्निकल साइकिल्स। तो ऑप्टिमल साइकिल शुड बी ऑलवेज 10 मंथ्स। उससे ऊपर की अगर आपने क्रॉप ले ली तो इसका मतलब है आपका पैसा 1 साल से ऊपर फंसेगा। वो आपका मॉडल नहीं है अभी। अच्छा, तो पॉली हाउस लगाया तो पैसा तो फंसा, कैपेक्स ब्लॉक हो गया, अब वो क्रॉप के अंदर नहीं फंसा, देंगे एसेट में तो फंस गया, करेक्ट। वो तो रिकवर नहीं हुआ। मैं उसको पूरे प्रोजेक्ट को चाहता हूँ, अगर मैं पॉली हाउस के अंदर 30 लाख रुपए लगा रहा हूँ, तो मैं ऐसी क्रॉप लगाना चाहूंगा उसके अंदर कि ये 30 लाख रुपए भी रिकवर हो जाए, और जो मैंने उसके अंदर ओपेक्स लगाया या वर्किंग कैपिटल लगाई है वो भी 1 साल के अंदर रिकवर हो जाए। और फिर अगर वो हो आगे रही है, पैसा भी कमाना है ना। हाँ, और जो अगर वो 1 साल में रिकवर हो रही है विद अ 50% प्रॉफिट मार्जिन, तो मैं उसके अंदर जाऊंगा, अदरवाइज नहीं जाऊंगा। तो आपका फंडा क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, बेसिकली वो आप पैसा को वहाँ ब्लॉक नहीं करना चाहते ब्लॉक हो, नहीं करना चाहता, आपके साइकिल्स आर अ लॉट शॉर्टर, राइट। एंड इन ओपन फील्ड आप वो रिटर्न ले पा रहे हो हाँ। विद इन मच शॉर्टर टाइम, राइट। तो ये हमारे लिए ट्रू है, लेकिन फॉर अ पर्सन लाइक यू, जैसे आपने अपना एग्जाम्पल लिया, अगर आपका पैसा है और खुद की जमीन है, देन यू शुड डेफिनेटली गो फॉर पॉली हाउसेस, बिकॉज इट विल गिव यू मोर स्टेबल रिटर्न्स। आपका रिस्क कम हो जाएगा वेदर वाला, जो हमने क्योंकि- पहले डिस्कस किया था कि हाँ, वेदर का रिस्क, वेदर का, क्योंकि आपने स्ट्रक्चर लगा लिया है, सो आप 60 to 70% वेदर की एनोमलीज को कंट्रोल कर पा रहे हो, या इफेक्ट नहीं आएगा आपके ऊपर वो वाला, तो आप सेफ हो उस लेवल पे। प्लस आप ऑफ सीजन क्रॉप्स भी कर पाओगे, एक और बेनिफिट, Exactly. आपको हाई प्राइसेस भी क्लाइमेट मिल का जो पाएगी, वेरिएबिलिटी होता है वो मच रिड्यूस कम हो हो जाएगा। जाएगा आपके पास, बस। ठीक है, तो मैं अभी किसान नहीं हूँ, मैं बिजनेसमैन नहीं हूँ। अब हम्म। हम आते थोड़ा ग्रोपिटल के बारे में, मेरे कई सारे प्रश्न हैं, हम्म। राइट। मेरे पास अगर मिनिमम अमाउंट इन्वेस्ट करना होता है, मैक्सिमम अमाउंट इन्वेस्ट करना होता है, ऐसा कोई लॉजिक है? एंड आप नंबर्स दे सकते हैं क्या इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज रिटर्न? आई हाँ, थिंक हाँ। कि ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करो तो चांसेस ऑफ मेकिंग मनी आर मोर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इज दैट? सो हमने स्लैब्स बना रखे हैं, छोटा सा है, जस्ट अगर कोई नया है, ही वांट्स टू जस्ट टेस्ट इट आउट एंड ऑल, सो हमारा मिनिमम इन्वेस्टमेंट इज अप्रॉक्सिमेटली 11,000 रुपीज, नॉट अप्रॉक्सिमेटली, देयर इज अ प्रोडक्ट 11,000 रुपीज, 11% रिटर्न्स फॉर अ टेन्योर ऑफ 1 ईयर। अच्छा, 11,000 से भी लोग स्टार्ट कर सकते हैं? सकते हैं, ठीक है, मैक्सिमम कितना? मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। कोई नहीं, आप 11,000 की मल्टीपल यूनिट्स खरीद लो। फिर ऐसे ही एक अनदर प्रोडक्ट है जिसमें Okay. क्या है, आप 2 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो और 14% रिटर्न कमा रहे हो,
राइट। तो अब 2 लाख की आप मल्टीपल यूनिट्स खरीद ली, लेट्स से आपने 10 यूनिट खरीदी तो आपने 20 लाख इन्वेस्ट कर लिया। तो इस तरीके से 100 यूनिट खरीदी तो 2 करोड़ इन्वेस्ट कर लिया। वी हैव सीन पीपल who have single person who has invested approximately 1.5 crores also with you guys, with us। इसके ऊपर हमने हमारे इंटरनल कैप लगा रखी है, मतलब वो ठीक है, इट शुड नॉट बी अ पब्लिक थिंग, बट हाँ ठीक है, वी आर वेरी ट्रांसपेरेंट कंपनी, तो हम वैसे बता सकते हैं कि हमारा टोटल AUM जो है, मतलब टोटल पैसा जो हमने रेज किया है, हम किसी पर्सन को उसके 5% से ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करने देते। okay, अभी जैसे अगर सपोज इफ माई AUM इज 100 crores, so I will not let a single individual invest more than 5 crores with me, because we have also given in Gropital एक हमने बहुत अच्छी चीज़ लोगों को दे रखी है, वो दे रखी है FD जैसी लिक्विडिटी। आप कभी भी कैंसिल कर सकते हो जब मर्जी पड़े, हम आपको आपका पैसा दे देंगे। सो लेट्स से कि अगर मैंने वो लिमिट नहीं रखी होती और आप मेरे पोर्टफोलियो का इस पूरे 100 करोड़ के पोर्टफोलियो का आपने 50% इन्वेस्ट कर दिया होता, 50 करोड़ रुपीज़, और आपको मैंने वो मैंडेट तो दे ही रखा है कि आप कभी भी कैंसिल करो, आपने किसी दिन कैंसिल मारा तो आपका तो मैं एक साथ 50 करोड़ कैसे दूंगा? करेक्ट, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन फॉर मी, टफ फॉर द कंपनी, टफ फॉर द कंपनी। तो इसलिए हमने 5% का मैंडेट डाल रखा है ऐसा। तो इन अ वे आप देखो एक स्टूडेंट से लेकर के एक बिजनेस, कोई भी पैसा, इट्स एन अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट, अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। सो लाइक एज अ स्टूडेंट में 10-15 हज़ार मंथली बेसिस पे कैसे होता है ये? नहीं ऐसा कुछ नहीं, एक बार वन टाइम वन इन्वेस्टमेंट। टाइम आप इन्वेस्टमेंट, फिर से इन्वेस्ट करना चाहो तो 15 दिन बाद ही कर लो, अगले महीने कर लो, मतलब इट्स अ यूनिट FD FD आप रोज भी नहीं खोल सकते हो, आप हर साल भी एक नहीं खोल सकते हो, हम्म। इट इज डिपेंडेंट। ठीक है, अब थोड़ा टेक्निकल बात करते हैं, राइट? क्रॉप्स, एक किसान का तो इट्स लाइक हिज लाइफ, क्रॉप, राइट? क्रॉप सिलेक्शन में आप कैसे चूज करते हो कौन से क्रॉप चूज करना है, और एट द एंड ऑफ द डे पैसा सबको कमाना है, राइट? बिल्कुल सही बात। कौन से ऐसे कोई क्रॉप्स हैं जिसमें ज्यादा पैसा है, जिसमें जैसे आपने मार्जिन्स के बारे में समझाया, सोयाबीन, तो ऐसे आप किसी को रेकमेंड करोगे कि ये सारे क्रॉप्स करो, इसमें आप ज्यादा मार्जिन कमा सकते हो, ज्यादा पैसा कमा सकते हो? तो ये रिकमेंडेशन मेरा नहीं हो सकता। ROI के पर्सपेक्टिव से देखा जाए, सिर्फ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से देखा जाए, तो ऑन एन एवरेज एवरी क्रॉप गिव्स यू 70 to 80% ऑफ ROI, हर क्रॉप ओपन फील्ड से। ओपन फील्ड में सोयाबीन का देख लिया, राइस का देख लो वो भी इतना ही देगा, गेहूं का देख लो वो भी इतना ही देगा, इनफैक्ट स्ट्रॉबेरीज भी उतना ही देगी। बट द प्रॉब्लम इज द इन्वेस्टमेंट डिफर्स। राइस के अंदर आपका 20,000 लग रहा है, वीट के अंदर आपका 15,000 लग रहा है, बाजरे के अंदर आपका 8,000 लग रहा है, लेकिन स्ट्रॉबेरीज में आपका 3 लाख लगेगा। अब रिटर्न्स की बात करें तो इन सब में अप्रॉक्स मतलब 35 से 40,000 रुपये आएंगे। ये जो सीरियल वाली क्रॉप्स बताई आपको, ग्रेन्स वाली, स्ट्रॉबेरीज में आपके 7 लाख रुपये आएंगे, तो 3 लाख लगा के 7 लाख आए, राइट? नाउ इट ऑल डिपेंड्स कि आपके पास कितना पैसा आता लगाने के लिए, तो इसको आप इस नज़रिए से देख सकते हो। नाउ कमिंग ऑन द क्रॉप रिकमेंडेशन, हम भी इवॉल्व हुए। पहले ऐसा था कि हमने जिस चीज़ में ट्राई किया होता हम वो क्रॉप्स लगाते थे। नाउ वी हैव द राइट टीम एंड ऑल, वी हैव द राइट रिसोर्सेज, तो हमने इस प्रोसेस को ऑप्टिमल बना लिया। कैसे किया? हमारे पास 3 टीम्स होती है एग्रीकल्चर को चलाने के लिए, एग्रोनॉमी टीम, ऑपरेशंस टीम और सेल्स टीम। इन तीनों टीम के बीच में हम क्लैशेस भी नहीं चाहते, हम चाहते हैं आप आपसी सौहार्द में काम करते रहो, मिलकर काम करो, ठीक है? और जनरली जब आप कंपनी लेवल पे आते हो ना, तो ये 3 टीम्स वो होती हैं जो फाइट करती है, ठीक है? सेल्स टीम ये बोल सकती थी मैंने तो तुम्हें मैरीगोल्ड उगाने को बोला ही नहीं था, तुमने क्यों उगाया, मैं बेच ही नहीं सकता उसको, मेरी टीम में अभी वो नहीं है। ऑपरेशन टीम बोल सकती है यहाँ पे लेबर की कमी आ रही है, तुम एग्रोनॉमी टीम ने ये वाली क्रॉप क्यों सजेस्ट कर दी, तो हम ये फाइट नहीं चाहते थे, वी डोंट वांटेड द ब्लेम गेम। तो हमने बोला क्या करना चाहिए इसके लिए। सो वी हैव अ सेट ऑफ 600 लेट्स से एग्जॉस्टिव क्रॉप लिस्ट है पूरी की पूरी, 600, मोर देन 600 की लगभग पहुंच, क्योंकि हम तो जो भी रैंडम क्रॉप होती है हम लिख देते हैं। अब लेट्स से कि दे आर 3 पीपल, एग्रोनॉमिस्ट वाली टीम है, हम बोलते हैं यहाँ पे राजस्थान में सीकर के पास में एक फार्म आ रहा है, तो उस फार्म की कंडीशंस को हमें ना एग्रोनॉमी टीम को बता देते हैं, और उसके आगे की डेमोग्राफिक कंडीशन हम ऑपरेशंस टीम को बता देते हैं, और मार्केट कंडीशन हम सेल्स टीम को बता देते हैं। ये पूरी 600 टीम क्रॉप्स की लिस्ट पहुंच जाती है। अब एग्रोनॉमी टीम ऑन द बेसिस ऑफ सॉइल कंडीशन, वेदर कंडीशन ये बताती है इस 600 क्रॉप्स में से कौन कौन सी क्रॉप्स बेटर है यहाँ पे लगाने के लिए, जिसके ऊपर हम अच्छे से एग्रोनॉमी सर्विसेज आपको दे पाएंगे, और तो पैसा कमा पाएंगे, तो उगा पाएंगे, मतलब उनकी तरफ से तो उगा पाएंगे। पैसा तो एग्रोनॉमी का परव्यू ही नहीं है, हम तो बोलते हैं आपने उगा दी तो बढ़िया है, हम खुश हैं उसमें, पैसा हम कमा लेंगे, हम देख लेंगे। एग्रोनॉमी टीम ने इस 600 में से लेट से कट शॉर्ट करके 600 को कट डाउन करके निकाली, ये 80 क्रॉप इस जमीन पे आप लगा लो, बड़े आराम से लगेगी। ऑपरेशंस टीम ने वहाँ की डेमोग्राफी, वहाँ पे लेबर अवेलेबिलिटी है या नहीं, रोटावेटर मिल जाएगा या नहीं मिलेगा, उस सब कंडीशंस के बेसिस पे इन 600 में से अगेन उन्होंने कोई 60 क्रॉप्स की लिस्ट निकाल ली। सेल्स टीम बोले भाई बढ़िया मार्केट है, सीकर से सीधी ट्रेन चलती है, दिल्ली मार्केट भी मैं पकड़ सकता हूँ, जयपुर मार्केट भी पकड़ सकता हूँ, कोटा मार्केट भी पकड़ सकता हूँ, ये बढ़िया लोकेशन है, इस 600 में से मैं ये 300 क्रॉप बेच सकता हूँ। 300 क्रॉप पे उसने टिक लगा दिया, ठीक है? तो ये सिस्टम 300, 60, 80, हाँ ये पैरेलल चल रहा है तीनों के बीच में। फिर इन 60, 80 और 300 में से जो कॉमन क्रॉप्स निकलेगी उसको हम है ना हमारी किटी में प्रोजेक्ट मैनेजर के पास डाल देते हैं। तो लेट्स से कि इन तीनों की किटी में से निकला 30 क्रॉप्स कॉमन निकली, तो ये 30 क्रॉप्स की लिस्ट बन गई, मतलब इस फार्म पे ऊपर ये 30 क्रॉप्स ही लगेगी, इसके अलावा नहीं लगाएंगे हम, क्योंकि इस 30 क्रॉप्स के ऊपर तीनों डिपार्टमेंट ने हाँ बोली है, राइट?
एक अप्रूवल आना चाहिए। अप्रूवल आ गया, मतलब एक कंसेंसस बन चुका है कि इन 30 क्रॉप पे कोई भी क्वेश्चन नहीं उठाएगा कि मैंने ये मना करी थी, तीनों ने हाँ बोली है इसके ऊपर, तीनों का यस है। अब प्रोजेक्ट मैनेजर को क्या बोला गया है, भाई इसके ऊपर मैंने इस फार्म के ऊपर आपको बजट दे रखा है 10 लाख रुपीज़ का, आपका मैंडेट है इसके ऊपर मिनिमम 50% कमाओ, तो आप इस 30 क्रॉप्स में से कोई सी भी 4 या 5 क्रॉप सेलेक्ट करो विच इज ईजी टू ग्रो। हमें ईज ऑफ ऑपरेशन भी ढूंढते हैं, ईज ऑफ ऑपरेशन, ईज ऑफ इकोनॉमी, ईज ऑफ सेल्स, तो क्योंकि वो भी लिख रहे हैं, वो भी नंबर है, स्कोर है इन सबका, तो उसके बेसिस पे एंड प्लस रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे 4 या 5 क्रॉप सेलेक्ट होती है, वो इस फार्म पे लगाई जाती है और वो उगाई जाती है। नाउ कमिंग फॉर अ नॉर्मल फार्म, ये हमारा प्रोसेस था कंपनी का, ये हमने बहुत अच्छे से बना लिया, क्योंकि अब वो 5 क्रॉप उगेगी, कोई मना नहीं करेगा और बड़े आराम से उगेगी, 50% मार्जिन में निकलेगा। अब फिर देखते हैं वेदर वगैरह क्या साथ देता है नहीं देता, लेकिन फिर भी ये अच्छे लेवल पे निकल के आ गया। नॉर्मल किसान को भी यही फॉलो करना चाहिए। नाउ ही इज अ इंडिविजुअल, उसी को देखनी सेल्स, उसी को उगाना है और उसी को क्रॉप सेलेक्ट भी करना है। तो क्रॉप सिलेक्शन के लिए उसको पहले सॉइल टेस्टिंग करानी चाहिए, वेदर का सिस्टम देखना चाहिए, अपने पड़ोस वाले कृषि विज्ञान केंद्र से पूछ करना चाहिए कि भाई बताओ कौन कौन सी सूटेबल क्रॉप से कौन सा अच्छा बीज आप दे सकते हो मुझे, कौन से इनपुट्स उसके आसपास में मिल सकते हैं, वो देखेगा। वो सेल्स का दायरा देखेगा। ऐसा तो नहीं उसने जुकीनी उगा ली सीकर में बिकी नहीं, जो हमारे साथ हुआ था, हमने केल उगा लिया जयपुर में बेच नहीं पा रहे थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि आप अपने मार्केट के हिसाब से ग्रो करो। आप ये मत देखो दिल्ली मार्केट में मैं क्या बेच सकता हूँ, क्योंकि सीकर के पास में छोटे से गांव में अगर कोई किसान उगा रहा है और छोटी सी क्वांटिटी उगा रहा है तो दिल्ली मार्केट क्यों जाएगा बेचने, वो तो वहीं के लोकल मार्केट में बेचेगा। कॉस्ट भी होता है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ये सब देखना है आपको, और वो हमेशा ज्यादा पड़ेगी जब वो क्वांटिटी कम उगाएगा। लॉजिस्टिक्स इज ऑलवेज इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल, गेम ही वही है। वो आपका पूरा 25 टन का ट्रक भरेगा तभी आपको मजा आएगा, तभी पैसे बचेंगे, बाकी नहीं बच सकते। करेक्ट। सो आई थिंक एक बहुत ही अच्छा चीज़ मेरा लर्निंग आपके इस पॉइंट से था कि जो इंटर टीम कम्युनिकेशन है बिटवीन ऑल टीम्स, आप लोग कम्युनिकेट कर लेते हो कि ऐसे ऐसे होना है, ऑपरेशंस टीम ये करेगी, सेल्स टीम ये करेगी, इकोनॉमी टीम करेगी, एंड ऑफ द डे करके पैसा कमाना है। सो दैट्स अ वेरी क्लियर कम्युनिकेशन चैनल। करेक्ट। एंड सेकेंडली फ्रॉम अ ग्रोअर्स पॉइंट ऑफ व्यू, वही ग्रो करो जिसमें आपको मार्केट अवेलेबल है। राइट, यही तीनों आपने जो डिपार्टमेंट्स की बताई, ये तीनों चीज़ उस ग्रोअर को देखना पड़ेगा कि मार्केट अवेलेबल है या नहीं, सॉइल मेरी इस क्रॉप को सपोर्ट करेंगे। क्योंकि मेरा ये मानना है जरूरत से ज़्यादा मेहनत उस चीज़ पे मत डालो जिसका रिजल्ट आपका अनश्योर है। जैसे लेट से मैं सीकर के पास में, मैं बार बार वो सीकर का एग्जाम्पल आ रहा है, लेकिन लेट से कि सीकर के पास में मैंने पॉक चॉइस उगा दिया, सीकर में कोई जानता ही नहीं है पॉक चॉइस, पूछेंगे क्या होता है, क्या होता है ये, ठीक है। इट इज़ अ प्रोडक्ट जो मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर इस जगह पे लोग जानते होंगे एंड थोड़ा सा निश मार्केट है, प्रीमियम सेगमेंट में बिकेगा, सीकर के लोग नहीं खरीदेंगे। तो क्यों ही उगाना है? आपने मेहनत करी, सॉइल भी सपोर्ट कर रही थी, लेकिन मार्केट नहीं था, तो क्यों उगाना है? लेट्स से सॉइल सपोर्ट नहीं करी थी और आपने जबरदस्ती एफर्ट्स डाल के कोई एक ऐसी क्रॉप लेके आ गए आप जिसमें आपने कोकोपीट लगा के सब चीज़ लगा के मेहनत करके उसको उगा भी दिया। अब इतनी मेहनत करने के बाद जो आपका कॉस्ट लगा उसका कोई सेंस ही नहीं बना। करेक्ट। तो ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए, मतलब जरूरत से ज़्यादा मेहनत, कीप इट सिंपल, सिंपल इज ऑलवेज बेटर। आप कुछ एग्जांपल्स दे सकते हैं क्रॉप्स के, जैसे 3 से 4 क्रॉप कैसे कॉस्ट होते हैं, क्या मार्जिन निकल सकता है? हाँ, अगर मैं एक नया स्टार्ट करना चाह रहा हूँ फार्मिंग, सो एक तो आई अंडरस्टैंड कि कंडीशंस के हिसाब से चूज करना है, वो सब फैक्टर्स देखना है, तो हम बट जनरली कोई ऐसे क्रॉप्स आप रेकमेंड करते हैं? तो जनरली हमारा जो पोर्टफोलियो बना रहता है, अलग अलग लेवल्स पे हमारा डिस्ट्रीब्यूशन होता है। एक होता है पेरिशेबल, नॉन पेरिशेबल, एक डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो ये बनेगा। सेकंड इज हार्वेस्ट साइकिल्स, ठीक है, किसी की मल्टी हार्वेस्ट होती है, किसी की सिंगल हार्वेस्ट होती है। ज्यादातर ग्रेन्स की आप देखोगे सिंगल हार्वेस्ट है, गेहूं पका एक साथ सारा कटता है, राइट। कुकुम्बर्स की मल्टी हार्वेस्ट होती है, रोज कुकुम्बर टूटेगा, 2 महीने तक, 3 महीने तक, 4 महीने तक टूटता रहेगा, राइट। तो मल्टी हार्वेस्ट, सिंगल हार्वेस्ट। देन देयर इज कैटेगरी ऑफ क्रॉप्स, कि आपका मार्केट किस तरीके का। कुछ होंगी मोर स्टेबल क्रॉप्स लाइक मेडिसिनल क्रॉप्स, एरोमेटिक क्रॉप्स, फाइबर क्रॉप्स, ये स्टेबल क्रॉप्स हैं, इनका मार्केट हमेशा रहता है। लेकिन इनका मार्केट बहुत निश है, आपको ढूंढना पड़ेगा। मतलब मैं जेरेनियम जो है जयपुर के पास में लगाऊंगा तो हो सकता है मुझे मार्केट नहीं मिल रहा होगा, लेकिन मैं महाराष्ट्र में मुंबई के पास लगाऊंगा तो मुझे मार्केट मिल जाएगा, क्योंकि वहाँ पे बड़ी कंपनी है कहवा, इट परचेजेस जेरेनियम ऑयल्स, एरोमेटिक ऑयल्स का बिजनेस है वहाँ पे पूरा का पूरा, तो वो परचेज करेगी। मेडिसिनल क्रॉप्स लगाऊंगा तो मेडिसिनल क्रॉप्स की लोगों को पता ही नहीं है कि मंडी कहाँ है, बहुत सारे लोगों का आइडिया ही नहीं है, जबकि मेडिसिनल क्रॉप्स आर वेरी इजी टू ग्रो, दीज आर हार्डी क्रॉप्स। हमारे वहाँ अश्वगंधा वीट की तरह उगता है राजस्थान के अंदर, लेकिन अश्वगंधा इज लाइक अ हाई वैल्यू आइटम, पता ही नहीं है, लेकिन अब उगा लिया, अश्वगंधा के नाम पे इतना बड़ा बिजनेस है, तो अब उगाओ कैसे और बेचो कैसे? तो आपको पता होना चाहिए कि इसकी मंडी या मार्केट क्या है। तो नीमच इज द मंडी इन इंडिया विच इज डीलिंग विद मेडिसिनल क्रॉप्स एंड ऑल। क्या बोला आपने नाम? नीमच इज द प्लेस इन एमपी, नियर बाय कोटा, ओके, राजस्थान के पास में ही आती है। अब वहाँ पे उसकी मंडी है। अब मैं दिल्ली की मंडी में अश्वगंधा ऐसे लेके बैठ जाऊँ तो कोई नहीं खरीदेगा, कोई आए, ग्राहक ही नहीं है तो कहाँ पे बिकेगी? ओपनली नहीं बिक सकती, तो आपको राइट मार्केट्स पता होने चाहिए। तो ऐसे करते करते ये पूरा सिस्टम, आई मीन एनीथिंग, प्रोड्यूस बेस्ट क्वालिटी क्रॉप कर रहे हो, आपके टीम बेस्ट हो, लेकिन कई लोग मैंने देखा है, हमने पॉलीहाउस में कई सारे लोग देखे उगा लेते हैं,
फिर बेचना कहाँ है ये नहीं समझ पाते ये नहीं हैं। समझ तो वो पाते। कैपेक्स तो लग गया उनका, हाँ लेकिन फिर पैसा बनाए कैसे। सो एज अ ग्रोअर ये पॉइंट ऑफ एडवाइस आपसे जो मैंने सीखा है कि जब भी जा रहे हो अंडरस्टैंड योर मार्केट हाँ एंड उस मार्केट के हिसाब से ग्रो करो, बिल्कुल। राइट। मार्केट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, प्लस जो अभी मैंने आपको ये डाइवर्सिफिकेशन के पैरामीटर बताया, ये डाइवर्सिफिकेशन होना भी है। अगर आपके पास एक पॉली हाउस भी है तो भी आप 2 क्रॉप लगाओ, आप मैरीगोल्ड भी लगाओ, कुकुम्बर्स भी लगाओ, दोनों चीज़ बिकेगी। दीज आर ईजी क्रॉप, ये हर मार्केट में चलती है। कुकुम्बर इज द बेसिक क्रॉप जो किसी भी मार्केट में चले जाओ सब जगह खीरा खा रहे हैं लोग। सब खाएंगे। मैरीगोल्ड इसलिए चल जाता है, हर जगह मंदिर है अपने इंडिया में। तो ऋतुराज भाई 3 चीज ऐसे हैं जो मुझे लगता है विल चेंज द फेस ऑफ एग्रीकल्चर इन द नेक्स्ट 5 to 10 years. नंबर 1 AI, नंबर 2 इंटरनेट IoT एंड नंबर 3 ऑटोमेशन, राइट। आप बाहर के देश में देखो, मैंने कई बाहर के किसान से ये सुना कि उनके लैंड एरियाज इतने बड़े होते हैं कि उन लोग 100 एकड़ पे 5-10 एम्प्लॉय या वेरी फ्यू एम्प्लॉय से बहुत ज़्यादा काम करा पा रहे हैं। True. इंडिया में क्या प्रॉब्लम होता है, हमारी लैंड होल्डिंग्स बहुत छोटे हैं, तो लेबर भी उतना ही एक्स्ट्रा लगता है, राइट। सो दीज 3 फैक्टर्स AI, IoT एंड ऑटोमेशन, आपको क्या लगता है हम उस लेवल पे अडेप्ट कर पाएंगे? हम अडेप्ट कर पाएंगे, लेकिन द क्वेश्चन इज क्या हमें करना चाहिए, दैट्स द क्वेश्चन। आपने बिल्कुल सही एग्जांपल दिया। यूएस के अंदर 1000 एकर्स पे भी 3 लोग मिलकर पूरी खेती कर देते हैं, बिकॉज ऑटोमेटेड ट्रैक्टर्स हैं, जीपीएस मैपिंग वगैरह के साथ पूरा काम भी कर जाएंगे, सब कर जाएंगे, सब हो जाता है। इंडिया में आई बिलीव जब आप ऑटोमेशन पे जाते हो, सो देयर इज अ ह्यूज लर्निंग कर्व, लोगों को समझाना बहुत मुश्किल है। बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ, हमने भी ट्राई किया था बाड़मेर जैसे एरिया के अंदर, विच इज वेरी रिमोट एरिया, वेरी हॉट इन राजस्थान में, रेगिस्तान है प्रॉपर। करेक्ट। हमने सोचा सोलेनॉइड वॉल्व लगा लेते हैं, ऑटोमेशन कर लेते हैं, ठीक है। IoT सेंसर से पता लग जाएगा मिट्टी में मॉइस्चर कम हुआ है, अपने आप मोटर ऑन होगी और वॉल्व चालू हो जाएगा, मेरा वॉल्व चलने लग जाएगा। इस पूरी चीज़ की कॉस्ट जो है, मैं सिर्फ एक सोलेनॉइड वॉल्व की कॉस्ट बताता हूँ आपको, वो आती है अप्रॉक्सीमेटली 20 से 25 हज़ार रुपये एक वॉल्व, ठीक है। इट इज़ ऑटोमेटेड वॉल्व। 2 प्रॉब्लम्स, पहला तो कॉस्ट, दूसरा अगर उसमें कुछ गड़बड़ हो गई, बिकॉज बाड़मेर इज हैविंग अ ह्यूज टेम्परेचर प्रोफाइल, ठंड में जाएगा माइनस में भी टेम्परेचर चले जाता है, रात में भी रेगिस्तान है, और पीक में 50 डिग्री भी पहुंच जाएगा फुल। अब थोड़ा सा भी मिट्टी का कण उसके अंदर चले गया, या फिर इस टाइप के जो ऑटोमेटेड वॉल्व और ये सब चीज़ बने, ये इंडिया में इतनी ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही, टेम्परेचर प्रोफाइल इतनी हाई नहीं होती, अंदर का कुछ सेंसर बिगड़ गया, पिघल गया, तो फिर कहाँ से ठीक करोगे। बाड़मेर में तो मेरे को कोई आदमी नहीं मिलने वाला है इसको ठीक करने वाला। करेक्ट, आपने सही बोला कि इंडिया में इतना नहीं होता, जो लोग अच्छे से कर रहे हैं वो बाहर से मंगा रहे हैं। बाहर से। अब मैं उसको ठीक कराने के लिए बेंगलोर में बाड़मेर में आदमी नहीं मिल रहा, एंड इफ आई कॉल इट फ्रॉम बेंगलोर और दिल्ली, वो आदमी आने में 2 दिन लेगा, एक वॉल के लिए वो आएगा नहीं, ठीक है। मैंने क्योंकि उसमें टेस्टिंग के लिए लगाए थे, तो मुझे ये समझ में आया कि मैं इस वॉल को यूज़ ही क्यों कर रहा हूँ। आई एम इन्वेस्टिंग 25,000, इसको ठीक करने के लिए मेरे पास आसपास लोग नहीं है, ये इस टेम्परेचर प्रोफाइल के अंदर सर्वाइव नहीं कर पा रहा है, तो मैं क्यों करूँ। नाउ कमिंग ऑन टू द कॉस्ट एस्पेक्ट, आप बिलीव नहीं करोगे, एक नॉर्मल वॉल्व है ना 150-200 रुपये का आता है। अगर वो खराब होता है ना, तो पता है क्या होता है, आदमी आता है फटाफट वो PVC पाइप काटता है, नया वॉल्व जोड़ता है, फिर से PVC पाइप जोड़ा और काम शुरू। मेरे को 2 दिन का वेट नहीं करना, मेरी क्रॉप को वेट नहीं करना। सो ये हो गया ऑटोमेशन और इस चीज़ों से संबंधित बात। रही बात AI की और IoT सेंसर्स की, दीज आर वेरी मच रिक्वायर्ड, बट आपके यूज़ केसेस बहुत क्लियर होने चाहिए। योर यूज़ केसेस शुड नॉट बी लाइक दिस कि आप अपने फार्म पे कैमरा लगा लो साहब, कि 24 घंटे मॉनिटरिंग करो। कौन करता है? अभी दिखना है, कूल दिखना है तो कुछ भी डाल दो। कुछ भी नहीं, आप सिर्फ बेचने के लिए कुछ भी मत बोलो, ठीक है। पानी बचा लोगे, IoT सेंसर लगा लो, आप वेदर सेंसिंग स्टेशन लगा लो, आपको वेदर दिखता रहेगा। अरे भाई, मैं वेदर नापने वाला आदमी थोड़ी हूँ, मेरे को यूज़ केस बताओ, व्हाट विल द फाइनल यूज़ केस, मेरा फायदा किससे होगा। वेदर देख के क्या मेरा फायदा होने वाला है, या उसके इन्फ्रेंस से मेरा फायदा होने वाला है, यू शुड नो अबाउट इट। कैमरा मैं क्यों लगाऊं कि मेरे को एक जानवर आएगा तो क्या मेरे पास ट्रिगर आ जाएगा कैमरे से देख के, दैट इज द राइट यूज केस। मेरे को फार्म नहीं देखना, क्या करूं, फार्म तो चल ही रहा है, दुनिया चल ही रही है ना, रोज मेरे को हर चीज देखनी थोड़ी है, मुझे पता होना चाहिए क्या चल रहा है। करेक्ट, राइट। सो दैट्स वेयर द लर्निंग केम इन। यूएस और वहाँ पे ये कल्चर चल सकता है क्योंकि वहाँ पे लेबर बहुत कॉस्टली है, इसलिए आपको ऑटोमेशन लगाना पड़ता है। यूरोपियन कंट्रीज में लेबर सीरियसली बहुत कॉस्टली है। ये मैं बहुत इंटरेस्टिंग स्टडी बताता हूँ, है ना। स्पेन के अंदर आपने टमाटर का पौधा सुना है, टमाटर का पौधा ट्रेज में लगता है, उसके अंदर फिर पौधा लगेगा और टमाटर की हार्वेस्टिंग आती है। इंडिया में टमाटर की हार्वेस्टिंग लगभग 6-7 महीने चलती है, रोज टूटेगा रोज टूटेगा रोज टूटेगा। स्पेन के अंदर लेबर इज वेरी कॉस्टली, रोज लेबर बुला के तोड़ाई कराओ। इससे बेटर उन्होंने पता है क्या किया, उन्होंने बोला पौधा ट्रेज में लगाओ और फटाफट टमाटर को आप ना ट्रांसप्लांट करो, और जैसे ही फर्स्ट हार्वेस्ट आए एक मशीन लेके आओ और पूरे पौधे को उखाड़ लो। मशीन से पूरा पौधा ही उखाड़ दो, नहीं करनी मुझे 6 महीने तक हार्वेस्ट, वन टाइम हार्वेस्ट कर दो। जैसे गेहूं की कटाई होती है ना, वैसे टमाटर की कटाई कर दो, मशीन में पूरा पौधा जाएगा, टमाटर अलग होंगे, टमाटर अलग, पौधा खत्म। मैंने बोला ऐसा क्यों कर दिया, बोले दिस इज लेस कॉस्टली फॉर अस एंड इज मोर ROI गिविंग सिस्टम।
मैंने कहा ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो सकता कि 6 महीने की तुमने फसल ही बर्बाद कर दी, इसका मतलब तो। बोले नहीं ऋतुराज, इस चीज़ को ऐसे समझो कि मेरे यहाँ पे है ना लेबर कम लगती है इस चीज़ से, क्योंकि मैं क्या है 100 बाय मतलब 10 बाय 10 फीट के कमरे के अंदर मल्टीपल ट्रेज लगा के मल्टीपल पौधे बना पा रहा हूँ। और ना ट्रांसप्लांटेशन के लिए ऑटोमेटेड मशीन आती है, ट्रे रखी, पौधा फटाफट फटाफट ट्रांसप्लांट हुआ, 45 डेज में तैयार हुआ, टमाटर आ चुका, मशीन चला के पूरा हार्वेस्ट खत्म, काम खत्म। क्योंकि वहाँ पे लेबर इतनी कॉस्टली कि मैं रोज लेबर बुला रहा हूँ तो मेरे लिए ज़्यादा कॉस्टली पड़ रहा है टमाटर की तुड़ाई करने के, rather than मशीन। अब नाउ here comes the role of IoT and machineries there, sensors और automation there. This give you a picture, आपको पता होना चाहिए कब क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। AI is the future in India also and बाहर भी also। अभी इंडिया फार्मिंग में यूज नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो पा रहा? ये वैसा ही है, लॉ सिस्टम्स को भी आप है ना पहले ना डेटाबेस बना रहे थे, सिस्टम्स बना रहे थे, क्लॉजेज और एक्ट्स डाल रहे थे, फिर आप है ना एक ऑटोमेटेड लॉयर आपके लिए बनाना चाह रहे हो कि भाई एक ये ऐसा ऐसा केस है तो व्हाट शुड बी द राइट थिंग टू डू। तो वैसे ही AI भी एग्रीकल्चर में अलग अलग वर्क करेगी। करेक्ट। जैसे आप ह्यूमन बॉडी है, आप अलग अलग जगहों पे जाओगे ना, अडॉप्ट करती जाती है। आप रशिया चले जाओ, आप ऑस्ट्रेलिया चले जाओ, आप बेंगलोर से राजस्थान आ जाओ, ठीक है, बिल्कुल चेंज हो जाएगा सिस्टम ही। लेकिन आपकी अडॉप्ट कर ली ना बॉडी, वैसे ही प्लांट्स भी अडॉप्ट कर लेंगे, लेकिन यू नीड टू अडॉप्ट विद द क्लाइमेटिक कंडीशन विद द राइट रिसोर्सेज एज वेल। राजस्थान में ज़्यादा पानी पीना पड़ेगा, बेंगलोर में नहीं पीना पड़ेगा, थोड़ा सा ह्यूमिड है, ठंडा है ना। वैसा ही चीज़ प्लांट्स के लिए भी, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटरिंग माइट बी हायर इन राजस्थान बट लेस इन लोमी सॉइल्स जहाँ पे वाटर रिटेन हो जाता है, ब्लैक सॉइल्स जिसमें वाटर रिटेन हो तो वहाँ पे अलग है। तो ऐसी चीज़ें बनती रही, लेकिन ये AI को समझाएगा कौन? कोई तो फीड करेगा, कोई तो फीड करना ही पड़ेगा। ये फीडिंग आएगी कहाँ से? ये किताबों से नहीं आ सकती, ये रियल लाइफ प्रैक्टिकल चीज़ों से आ सकती है। रियल लाइफ डेटा, रियल लाइफ एक्सपीरियंस। अब ये चीज़ें हम बना रहे हैं, ये हम हमारी कंपनी के अंदर, हमारे पास खुद के फार्म्स हैं, किसी दूसरे के फार्म्स पे जाके करना ही नहीं मुझे। सो वी हैव टाइड अप विद पीपल लाइक जो ड्रोन से एनालिटिक्स हमें दे सकते हैं, IoT सेंसर्स हम हमारे फार्म्स पे लगा रहे हैं। तो हम 5 टाइप के डेटा कलेक्शन करते हैं, जिसमें से 2 तो फिजिकल होते हैं और 3 अपने पास IoT और मशीनरी से आते हैं। फिजिकल जैसे हमारे पास डेली फार्म की टास्क रिपोर्ट आती है, आज क्या क्या काम किया, ये काम पता लग गया। दूसरा वेदर का डेटा आता है, IoT सेंसर्स का डेटा आता है, ड्रोन से एनालिटिक्स का डेटा आता है। एनालिटिक्स क्या चीज़? एनालिटिक्स से मेरा मतलब आज क्या वेदर था, आज कितनी बारिश हुई, कितना टेम्परेचर रेंज हुआ, तो इस टेम्परेचर रेंज के अंदर पौधे ने कैसा रिएक्ट किया, ऑन द बेसिस ऑफ वो सैटेलाइट डेटा से मुझे वो NDVI इंडेक्स मिल रहा है कि पौधे ने क्या चेंजेस बनाए, कलर कॉम्बिनेशन क्या बनवाए, कोई लाइट मतलब ग्रीनरी बढ़ी, क्या हुआ। ये मैंने आज फर्टिगेशन दिया था, डेली टास्क रिपोर्ट के अंदर लिख के आया, ये फर्टिगेशन दिया या सीवीड का स्प्रे किया तो क्या कुछ इफेक्ट आया क्या पौधे की कलरिंग के अंदर, या तो ऐसी सब चीजें हम नोट करते जा रहे हैं। इसका डेटाबेस हमारे पास खुद का बन रहा है। तो आफ्टर सम टाइम मानो कुछ दिस साल कैन बाद बी यूज्ड एज इन द फॉर्मेट ऑफ AI, ML मॉडल में आप फीड बन कर जाएगा। सकते हो। हाँ। और उसको एंड दिस इज द गुड पार्ट इज ये हवा में नहीं है डेटा, आप कलेक्ट लिखा पढ़ी में, दिस इज रियल डेटा फ्रॉम द फार्म्स और खुद के फार्म। और सोचो अब 60,000 एकड़ के ऊपर से अगर ये डेटा कलेक्ट हो रहा होगा, सो एंड फ्रॉम अक्रॉस डिफरेंट एग्रीकल्चर एग्रोनॉमी प्रोफाइल्स, मतलब एग्रोनॉमी कंडीशन ही डिफरेंट है, असम की अलग है, राजस्थान की अलग है, यहाँ की अलग है, तीनों जगह अगर सेम क्रॉप भी उग रही है, हमारे R&D सेंटर्स भी बना रहे हैं हमारे। सो रियल लाइफ डेटा in different agroclimatic zones for the same crop will give you the right inputs at that point of time. तो future जाने के बाद we will have this data, मतलब we can be those persons at the first mover advantage, इसके बाद real practical data से हम ये results निकाल के आप कह रहे हो एग्री GPT आ सकता है? आ सकता है, और वो उसके लिए डेटा फीडिंग जो है ना वो हम बहुत अच्छे से कर पाएंगे। बिल्कुल। हम उस लेवल पे पहुंचना चाहते हैं। फिर आते हैं IoT सेंसर्स, उससे डेटा कलेक्ट हो ही रहा है, ये आपको समझ में आए। ऑटोमेशन को इट डिपेंड्स अपॉन लोकेशन टू लोकेशन। मैं इंडिया में ऑटोमेशन को अडॉप्ट नहीं करना चाहूँगा बिकॉज यहाँ पे आपके पास ह्यूमन रिसोर्स खूब अवेलेबल है। यू कैन नॉट डू दिस थिंग कि आप ऑटोमेशन ले आओ और लोगों को डिप्राइव कर दो जॉब से। सो इन अ वे आप देखो कि ऑटोमेशन आने से इट कैन बिकम द एनिमी ऑफ अ लेबर, उनके एम्प्लॉयमेंट इश्यूज कैन बिकम वर्स क्योंकि ऑटोमेशन तो उनका काम कर देगा। राइट। तो इसलिए मैंने जैसा बताया लोकेशन टू लोकेशन ये चीज़ बदलती जाएगी। आई डोंट फील कि इंडिया को अभी इस चीज़ की नीड है, लेकिन हाँ AI और राइट सेंसर्स एंड ऑल इन सब की जरूरत पड़ेगी। ऑटोमेशन पे अभी नहीं जाते बिकॉज इट विल किल जॉब्स, वी डोंट वांट टू डू दैट। एग्रीकल्चर में तो सही में चाहिए, लोग ही चाहिए। एंड इन अ वे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए तो इट इज़ मोर कॉस्ट इफेक्टिव एंड मोर रिलायबल। करेक्ट। क्योंकि इंडिया के अंदर मशीनरी सर आप कभी भी 100% रिलाई नहीं कर सकते मशीनरी पे अनटिल अनलेस उसका बहुत प्रूवन ही सिस्टम बन चुका हो, राइट। क्योंकि अभी तो टेस्टिंग ही चल रही है। जब तक एक ऐसा सिस्टम या ऐसा ऑटोमेशन वाला पार्ट नहीं आ जाए प्लस वो कॉस्ट इफेक्टिव नहीं हो जाए तब तक हम इस चीज़ को नहीं डिप्लॉय करना। आई थिंक बाहर लोग कर पा रहे हैं कि वो एक्यूरेसी के साथ काम कर पा रहे हैं, बट इंडिया में क्या हो रहा है कि उसी को सस्ता में रेप्लिकेट करना चाह रहे हैं। हाँ, और वो क्वालिटी नहीं आ रही, क्वालिटी नहीं आ पा रही है। और आपकी जो आपने बोला इससे बेहतर कि वो लेबर के साथ ही काम लगा रहे हैं। राइट। सिद्धार्थ जी, वी आर कमिंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ आवर टॉक। मैं आपसे समझना चाहता हूँ व्हाट्स नेक्स्ट, आपके आगे के प्लान्स क्या हैं, क्या आपका विजन है? आपने बताया काफ़ी कुछ काम चल रहा है, उसके डायरेक्शन में अगर आप बता सकते हैं इन टर्म्स ऑफ 2 ways, आपके क्या प्लान्स हैं और आपको क्या लगता है इस इंडस्ट्री किस तरफ जा रहा है ये? ओके।
सो मुझे ऐसा लगता है इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं, तो एक लर्निंग तो मिली है लोगों की कि एग्रीटेक कैन बी द नेक्स्ट दम बिग है, थिंग। दम है इसके अंदर, बिल्कुल है। मतलब ऐसे ही मजाक में ही 10,000 साल से नहीं चलता आ रहा था, राइट। तो अब फील होने लगा है लोगों को। हम किस तरफ से जा रहे हैं, हम भी इसी इंडस्ट्री के बिट्स एंड पीसेस के अंदर जो जो गैप्स आइडेंटिफाई हुए हैं हम वहाँ पे पहुँचना चाह रहे हैं, लेकिन वी वांट टू बी द न्यूक्लियस ऑफ दिस थिंग। न्यूक्लियस क्या था? फार्मिंग। हमने सोचा पहले उगाने पे फोकस कर लो, इस पे कंट्रोल हासिल कर लो, सो दैट एवरीबडी डिपेंड्स ऑन अस। ये किसी को सप्लाई चेन माल चाहिए, मुझसे ले लो, किसी को प्रोसेसिंग वाले को माल चाहिए, मुझसे ले लो, किसी को इनपुट बेचने, मुझे बेच दो। तो हमने इन सब चीज़ों को देखते हुए हमने जो जो गैप्स आइडेंटिफाई किए उस पर हम बनाते जा रहे हैं। फार्मिंग पे आए, उसके इर्द गिर्द एक दूसरा सर्कल था, एक हमारा बिजनेस एनहेंसमेंट, जिसके अंदर हमने क्या किया, लोगों को डायरेक्ट है ना माल बेचने के लिए हम ज़ेटा मार्ट लॉन्च करेंगे। हम टूरिज्म लेके आ रहे हैं, फार्म तैयार हो चुका, बिल्कुल हरा भरा लग रहा है, और आजकल ये वर्केशन वाले कल्चर और ये सब चीज़ें चल रही लोग है। को इससे और मतलब देखेंगे क्या पोटेंशियल है एग्रीकल्चर हाँ में। वो, क्योंकि सो सी इट इज ऑल पार्ट एंड पार्सल। जैसे गूगल के पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स नहीं है, गूगल है, जीमेल है, मैप्स है, सब चीज़ें, तो हम भी हमारे बनाते जा रहे हैं, लेकिन कोर क्या था उसका? सर्च इंजन था, हमारा फार्मिंग है। करेक्ट। और इसके इर्द गिर्द सारी चीज़ें बना दी हमने। अब ये भी बनता जा रहा है, लोग इससे भी कनेक्ट हो जाएंगे, वहाँ पे फार्म पे रुकेंगे, हमारे माल को परचेज करेंगे, मतलब फ्रेश प्रोड्यूस। और प्लस उसके अंदर हम तो कॉन्सेप्ट ई कॉमर्स जैसा इन्वेंट्री बेसिस नहीं रख रहे हैं। मैंने कहा आप प्री ऑर्डर कर लो, हमें बता देंगे कि हम 1 महीने बाद ये आने वाला है, आप वहाँ भी आपका कॉस्ट बच जाएगा। कॉस्ट बच जाएगी, उनको भी, उनके लिए भी ईजी होगा कि हाँ दे विल एंश्योर कि हाँ अभी निकला है और अभी आया है, फ्रेश भी है, फ्रेश भी एंड गारंटी भी है। करेक्ट। तो वो चीज़ मिल गई। इसके साथ साथ हम हमारा खुद का एग्री इनपुट्स का चेन भी शुरू करने वाले हैं। हमने भी रिसेंटली एक्वायर्ड अ कंपनी जिसके अंदर प्रोडक्शन होता है एग्री इनपुट्स वगैरह का, वो हमने एक्वायर कर ली। उसका रीज़न ये था क्योंकि हम है ना, एक तो दूसरे ब्रांडेड प्रोडक्ट्स खरीदने पे एक तो कॉस्टली बहुत हो रहे थे, और दूसरा श्योरिटी नहीं आती थी कई बार क्वालिटीज़ की, कि भाई राइट टेक्निकल इनपुट्स यूज़ हुए हैं या नहीं हुए, कि जिंक और इसका मिक्सचर सही हुआ है या नहीं हुआ, केमिकल कंपाउंड सही यूज़ हुए हैं या नहीं हुए। तो हम अपना खुद का ही चेन बना रहे हैं, सो दैट वी कैन सेल इट टू मार्केट्स ऑल्सो। प्लस हमारा खुद का ही इतना बड़ा बेस बन चुका कि हम खुद ही है ना, उसका बोलते हैं ना कैपेक्स कंजम्पशन खुद का ही कर सकते हैं हम अपना। Correct. अपने पास ही हो गया। ये सब 3 चीज़ों के साथ साथ आई डोंट नो इट इज़ टू फार फ्रेच्ड और नॉट, बट हम हमारा खुद का एक ना ज़ेटा क्लब जैसा कल्चर बनाना चाह रहे हैं कि दैट इफ यू आर पार्ट ऑफ दैट क्लब यू विल गेट मोर experience. प्रीमियम है ना, रिटर्न्स इन ग्रोपिटल, यू विल गेट डिस्काउंटेड है ना प्रोड्यूस फ्रॉम ज़ेटा मार्ट, यू विल गेट डिस्काउंट और सम काइंड ऑफ अवेलेबिलिटी इन द ज़ेटा टूरिज्म वाला पार्ट। ऐसा करके हम सिस्टम सोच रहे हैं, राइट। इस सब चीज़ों को करते हुए, सो राइट एज आवर टैगलाइन सेज, हम उस पूरे देश का कल्चर है ना एग्रीकल्चर बनाना चाहते हैं। एग्रीकल्चरल कम्युनिटी आप बना रहे हो एक तरफ बिल्कुल, से। बिल्कुल। एक तरफ तो आपने किसान का बनाया, आप चाह रहे हो कि जो नॉर्मल लोग हैं उसमें जुड़े और देखें कि क्या जुड़े, scope है। राइट। एवरीवन शुड बी एसोसिएटेड। फार्मर्स तो हैं ही, सब लोग एग्रीकल्चर सुनते ही दिमाग में फार्मर आता था। मेरा कहना है कि 5 फार्मर ओनली, सब लोग आ सकते हैं ना। सो दैट्स इसलिए तो दैट कल्चरल शिफ्ट हैज टू हैपन, राइट। वो बोल रहे हैं जेन ज़ी कल्चर आया, ये आया, वो आया, हम बोल देंगे कल्चर ही एग्रीकल्चर बना। प्राउड ऑफ एग्रीकल्चर। एग्जैक्टली, दैट्स द थिंग। एक फाइनल आपसे क्वेश्चन, अभी कई सारे यंगस्टर्स आ रहे हैं एग्रीकल्चर में, अगर आपको उनको एक मैसेज देना है या एडवाइस देना है कि यू नो इस डायरेक्शन में जाओ, एनीथिंग यू वांट टू कन्वे अ मैसेज टू द अपकमिंग जनरेशन, जो लोग इस इंडस्ट्री में आने वाले हैं। द सिंपल मैसेज वुड बी कि इस डायरेक्शन में नहीं बोलना चाहिए। पहले तो यहाँ पे जाओ कि सबसे पहले सोचो कि एग्रीकल्चर इज़ गुड, इट इज़ रियली गुड एज अ इंडस्ट्री। कि अगर आप किसी कंपनीज में जॉब करने की सोचते हो, ये सोचते हो, तो इट इज़ हैविंग मोर पोटेंशियल देन दैट। प्लस इन द लॉन्ग टर्म इट इज़ ऑलवेज टू स्टे, ये कहीं नहीं जाने वाली। तो इट इज हियर टू स्टे। तो किसी डायरेक्शन में जाने के बजाय पहले तो मैं बोलूँगा पहले तो यहाँ रुक करो कि एग्रीकल्चर की तरफ जाओ, पहले तो ये, क्योंकि अभी तो वो सोच ही नहीं रहे थे। तो पहले तो यहाँ तक तो पहुँचे, फिर एग्रीकल्चर में हम अलग अलग स्ट्रीम्स की बात करेंगे। किसी को बोलेंगे हम प्रोसेसिंग में समझो, आप इसमें जाके आओ, आप एक्सपोर्ट मार्केट बनो, देन दैट्स नेक्स्ट स्टेप। करेक्ट। हमारी ये उम्मीद है कि इस एपिसोड से, इस पॉडकास्ट से लोग सीखें एग्रीकल्चर में क्या स्कोप है। आपके जैसे कई सारे एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं हमारे इंडस्ट्री में। सो फर्स्टली कांग्रेचुलेशंस ऑन बीइंग वेयर यू आर टुडे, एंड थैंक यू फॉर योर टाइम। वी हैव टू कॉल एन एपिसोड, मेरा मन कर रहा है बात करते रहूं, बट आई थिंक लोग काफ़ी कुछ सीख चुके हैं इस एपिसोड से। थैंक यू ऋतुराज भाई फॉर योर टाइम, Thank you very much. I hope to many more such conversations in the future. Yeah, definitely. दोस्तों अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप इस एपिसोड से कुछ सीखे, then please don't forget to like, comment and subscribe to the channel। और ये वीडियो अपने किसान भाइयों और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। हम इस चैनल के थ्रू आपको बहुत कुछ सिखाएंगे। So stay tuned and stay updated for a lot more।